देखिए, इंडियन ज्योग्राफी का ये आपको पार्ट 22 होगा। इंडियन ज्योग्राफी का ये आपको पार्ट 22 होगा। पार्ट 22 के अंतर्गत यहाँ पर हम औषधि निर्माण उद्योग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपको यहाँ पर देखिए भारतीय औषधि निर्माण उद्योग ने पिछले 4 दशकों में काफ़ी प्रगति की है। कि भारत का औषधि उत्पादन में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है तथा औषधि मूल्य में भारत का 14वां स्थान है। भारत इसका जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए समेत विश्व के बहुत से देशों को निर्यात करता है। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में औषधि निर्माण उद्योग क्षेत्र में 5 केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम और 5 संयुक्त क्षेत्र के प्रतिष्ठान है। इनके अतिरिक्त दो पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां हैं। इन संगठनों का परिचय नीचे दिया गया। पहला देखिए आपको इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड IDPL। देखिए तो IDPL का गठन 1961 में किया गया। एक कंपनी के 3 निर्माण संयंत्र है जो उत्तराखंड में ऋषिकेश, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और हरियाणा में गुड़गांव में स्थित है। IDPL की 2 पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां हैं। IDPL तमिलनाडु लिमिटेड चेन्नई तथा बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड मुजफ्फरपुर बिहार। कंपनी के 2 संयुक्त उद्यम प्रतिष्ठान भी हैं जो संबंध राज्य सरकारों के सहयोग से स्थापित किए गए हैं, जैसे राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड RDPL जयपुर और ओडिशा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड ODPL भुवनेश्वर। फिर देखिए आपको पिपरी पुणे स्थित हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड HLA। देखिए आप HAL का गठन 1954 में किया गया था। औषधि तथा औषधि निर्माण के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी है। HAL का संयंत्र आपको पिपरी में है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की 3 सहायक कंपनियां हैं जो राज्य सरकारों के सहयोग से गठित की गई है। इनके नाम है कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड KAPL बेंगलुरु, महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स लिमिटेड नागपुर और मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड MSDPL इम्फाल। बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड BCPL। इसकी स्थापना 1981 में की गई। कंपनी की 4 विनिर्माण इकाइयाँ हैं जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता स्थित मानिकतला और 24 परगना स्थित पानीहाटी, महाराष्ट्र में मुंबई और उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्थित है। देखिए भारत में अधिकांश औषधि तथा औषधि निर्माण इकाइयाँ दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल में स्थित। देखिए मुख्य केंद्र आपको अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, कानपुर, कोलकाता, जयपुर, मुंबई, मुजफ्फरपुर बिहार, पुणे, ऋषिकेश उत्तराखंड तथा बड़ोदरा है। चेन्नई देखिए आप क्या चेन्नई स्थित सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट संयंत्र विभिन्न प्रकार के असर उपकरणों का उत्पादन करता है, जबकि बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड सांप काटे जाने पर उपयोग की जाने वाले औषधि उत्पादन बड़े पैमाने पर करता है। देखिए भारत अपनी दवाओं की आवश्यकता का 75% पूर्ति घरेलू उत्पादन से करता है। महंगी जीवन रक्षक दवाओं का आयात ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, सिंगापुर, स्पेन, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से करता है। औषधि नीति देखिए आपको ड्रग पॉलिसी देखिए आपको 15 सितंबर 1994 घोषित है। देखिए 15 सितंबर 1994 घोषित आपको परिवर्तित औषध नीति 1986 की मुख्य विशेषता निम्नलिखित प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र की 5 थोक दवाओं बल्क ड्रग्स को छोड़कर सभी थोक दवाओं उनके सभी मध्यवर्तियों और सूत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा देखिए थोक दवा उनके सभी मध्यवर्गीयों और सूत्रों के 51% तक विदेशी निवेश की स्वतः अनुमति। फिर देखिए रिकॉम्बिनेट DNA तकनीक की मदद से निर्मित दवाओं को छोड़कर सभी थोक दवाओं उनके सभी मध्यवर्तियों और सूत्रों के विदेशी प्रौद्योगिकी समझौता की स्वतः अनुमोदन व्यवस्था। चौथा औषधि के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को और अधिक प्रोत्साहन देने के उपाय निम्नलिखित है। फिर ये देखिए आपको नए विकसित औषधि मूल्य नियंत्रण के दायरे में 10 वर्ष की अवधि तक नहीं होंगे। भी देखिए आपको रसायन देखिए यहाँ पर क्या रसायन एवं औषधि निर्माण विभाग द्वारा अंतर मंत्रालय समूह का गठन, जो एक निश्चित समय अवधि में औषधि के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को और अधिक प्रोत्साहन देने के उपाय के बारे में निर्णय लेगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नए औषधि के आवेदन को शीघ्र अनुमति प्रदान करने के बारे में उपयुक्त निर्णय लेगा, खासकर उन औषधियों के बारे में जिनका विकास देश में ही हुआ हो।
फिर पाँचवा आपको देखिए मूल नियंत्रण पर, देखिए यहाँ पर क्या कि मूल नियंत्रण प्रणाली की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए मूल नियंत्रण प्रणाली का परिचालन, देखिए मूल नियंत्रण प्रणाली का देखिए मूल नियंत्रण प्रणाली का परिचालन मूल नियंत्रित औषधियों को की एकल सूची द्वारा किया जाएगा। चयन पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर किया जाएगा जो औषधि नीति 1986 सुधारों में निर्दिष्ट है। देखिए अब मूलभूत उत्पादन में उन मूलभूत उत्पादन को लाभ की दर वर्तमान दर से 4% से अधिक होगी। व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे सूत्रों के मूल्यों में एकरूपता लाने के मूल नियंत्रित सूत्रों के समान पैक के दामों पर सीलिंग। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी को मूल्य निर्धारण तथा अन्य संबंधित मामलों का दायित्व सौंपा जाएगा। मूल नियंत्रण के दायरे से बाहर दवाओं की कीमतों पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण नेशनल ड्रग अथॉरिटी का गठन जो दवाओं की गुणवत्ता, राष्ट्रीय उपयोग तथा अन्य संबंधित मामलों पर ध्यान देगा। देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक भिन्न विभाग का गठन जो देश में दवाओं के विकास एवं अन्य औषधि प्रणालियों को प्रोत्साहन देगा। देखिए औषधि नीति 2002, देखिए आपको फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002, देखिए आपको भारत सरकार, देखिए कि भारत सरकार ने नई औषधि नीति 2002 की घोषणा की है। इस नीति की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। देखिए भारत के थोक दवाओं हेतु औद्योगिक लाइसेंसिंग की अनुमति भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल द्वारा दी जाती है। दूसरा 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई, जिसके लिए समय समय पर शर्त निर्धारित की जाएगी। तीसरा विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते के स्वतः अनुमोदन। चौथा किसी भी सूत्रीकरण के लिए उच्चतम मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। पाँचवें देखिए सरकार दवाओं के मूल्य पर नजदीकी निगरानी रखेगी। छठा देखिए आपको औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय दवाओं का मूल्य निर्धारण करेगा। प्रथम फार्मास्यूटिकल नीति औषधीय नीति 1978 में तैयार हुई थी। फार्मास्यूटिकल नीति 2017 के प्रारूप में घरेलू उत्पादन गुणवत्ता विशेष जोर दिया गया था। जन औषधि अभियान में दवाओं की बिक्री उनके समान नाम से सस्ते दामों में हो, हालांकि इसके लिए विस्तार से प्रयास करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की दुकानों का विस्तार करने की जरूरत है। इस नीति के प्रमुख तत्व है मूल नियंत्रण निर्देशक। नवीन नीति का उद्देश्य औषधि मूल्य का पुनः स्थापन है। अब एक कुटीर उद्योग जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग देखिए यहाँ पर किसी श्रमिक तो आपको वस्तु उत्पादन या कभी घर में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन वस्तुओं का उत्पादन कुटीर उद्योग कहा जाता है। इन वस्तुओं को श्रमिक द्वारा लोगों को प्रत्यक्ष रूप में बेचा जा सकता है या फिर किसी उद्यमी को बेचा जा सकता है जो इन वस्तुओं की संख्या के अनुसार उसका भुगतान करता हो। यह पारिवारिक आय बढ़ाने का एक अच्छा साधन है तथा देश के सभी भागों में उद्योग देखा जा सकता है। देखिए भारत में कुछ महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग बीड़ी बनाना, खेल सामग्री बनाना, टोकरी बनाना, लाख उद्योग, पटाखे बनाना, कढ़ाई बुनाई, सजावट के उत्पाद बनाना, तेल एवं सौंदर्य प्रसाधन, देखिए मोम एवं रेसिंग उद्योग, खिलौने बनाना इत्यादि है। देखिए बीड़ी बनाने की बात है, देखिए क्या बीड़ी एक प्रसिद्ध कुटीर उद्योग है। देखिए यह उद्योग मुख्य रूप से बस्तर, बेलगाम, भंडारा, भिंड, गोंडिया, हैदराबाद, जबलपुर आपको जगदलपुर देखिए यहाँ पर क्या कामठी, देखिए खेड़ा, देखिए नागपुर, देखिए नासिक, देखिए पुणे तथा बड़ोदरा में है। देखिए बीड़ी तेंदुपत्ते तथा कक्षनाल से बनाई जाती है। भारत द्वारा बीड़ी का निर्यात एशिया, अफ्रीका तथा यूरोपीय देशों को किया जाता है। खेल सामग्री देखिए यहाँ पर देखिए खेल सामग्री देश का एक पुराना कुटीर उद्योग है। इसके लिए कच्चे माल के रूप में मुलायम लकड़ी, चमड़ा, रबर, वस्त्र तथा धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए यह उद्योग जालंधर, लुधियाना, अहमदाबाद, अम्बाला, चेन्नई, दिल्ली, जम्मू, कोलकाता, मेरठ, मोदीनगर, मुरादाबाद, मुंबई, मैसूर, नैनीताल, पुणे, सहारनपुर, शिमला, श्रीनगर इत्यादि के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित है। देखिए टोकरी देखिए यह उद्योग आपको सामान्यतः देश के पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है। टोकरी बनाने मुख्य रूप से आपको उपयोग किया गया कच्चा माल बांस, बेंता, भिनसा, विलो है। यह उद्योग मुख्य रूप से आपको अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम तथा त्रिपुरा में है। देखिए यहाँ पर लाख उद्योग की बात यहाँ पर की। देखिए लाख एक प्राकृतिक रेसिन है जो एक केरी का लेखा का आश्रय सक्रेशन होता है। देखिए यह कीड़ा आपको बरगद, बबूल, पीपल, कुसुम तथा पलाश के वृक्षों पर पाया जाता है। लाख का उपयोग आपको पॉलिश, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, छपाई की स्याही, गोंद, विद्युत रोधन इत्यादि बनाने में किया जाता है। यह कुटीर उद्योग असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न जिलों में केंद्रित है। देखिए थाईलैंड और मलेशिया के बाद भारत विश्व में लाख उत्पादन करने वाला तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देश है। भारत अपने कुल लाख उत्पादन का 85% निर्यात करता है। अन्य हम देखिए क्या कश्मीर में देखिए कश्मीर में आपको कश्मीर में शॉल पर कढ़ाई था। लखनऊ में कुर्ते पर कढ़ाई कुटीर उद्योगों में होता है। तमिलनाडु में पटाखा बनाना एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। देखिए भारत के औद्योगिक प्रदेश देखिए आप इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया देखिए भूगोल विद्युत आपको औद्योगिक प्रदेशों के निर्धारण के लिए उपयोग किए गए मानदंडों में भिन्नता है। इन प्रदेशों के निर्धारण का कोई इस निश्चित मानदंड नहीं है। भारत को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित करने का ट्रीवार्था था बर्नर 1922 पी क्रंत था WL जैकरिंग 1959 स्पेंसर था थॉमस 1968 RL सिंह 1971 BN सिन्हा 1972 MR चौथी 1976 था CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी 1982 जाता है। इन विद्वानों ने निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक सूचकों का उपयोग भारत को औद्योगिक क्षेत्र में विभाजित करने के लिए क्या पढ़ा। किसी प्रदेश में पंजीकृत कारखानों की संख्या, दूसरा औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या, तीसरा द्वितीयक क्रियाओं में व्यस्त जनसंख्या, चौथा क्या कुल कर्मचारियों में औद्योगिक कर्मचारियों का प्रतिशत, पाँचवां कुल औद्योगिक उत्पाद, छठा देखिए क्या मुद्रा के रूप में उत्पादन। अधिकांश विशेषज्ञों ने भारत को 6 प्रमुख तथा 6 लघु औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया है। प्रोफेसर आर एल सिंह द्वारा निर्धारित भारत के औद्योगिक प्रदेशों के एक संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश देखिए मेजर इंडस्ट्रियल रीजन की बात देखिए पहला देखिए मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश देखिए यहाँ पर कि यह भारत का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। देखिए जिसे प्राकृतिक बंदरगाह की सुविधा है। देखिए जिसे प्राकृतिक इस बंदरगाह का विकास अंग्रेज द्वारा किया गया था। सुएज नहर खुलने के 1869 के बाद भारत और यूरोप के बीच का समुद्री मार्ग पर देखिए समुद्री मार्ग पर गया। देखिए इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास ऐतिहासिक दृष्टि से सूती वस्त्र उद्योग के विकास से जुड़ा हुआ है। देखिए बृहत मुंबई में 8,000 से अधिक पंजीकृत कारखाने हैं जिनमें देखिए क्या जिनमें से 350 सूती वस्तु कारखाने, इंजीनियरिंग वस्तुओं के उद्योग, रसायन उद्योग, चमड़े के वस्तु उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग, फिल्म उद्योग, यहाँ के अन्य उद्योग हैं। देखिए इस प्रदेश में 15 लाख औद्योगिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। पुणे इस प्रदेश का दूसरा सबसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। देखिए यहाँ 1200 से अधिक पंजीकृत कारखाने हैं जहाँ सूती वस्तुओं का अतिरिक्त धातु कर्मी रसायन, इंजीनियरिंग तथा ऑटोमोबाइल, स्कूटर, मोटरसाइकिल उद्योग है। देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें किसी प्रदेश में पंजीकृत कारखानों की संख्या, औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या, द्वितीयक क्रियाओं में व्यस्त जनसंख्या, कुल कर्मचारियों औद्योगिक कर्मचारियों का प्रतिशत, कुल औद्योगिक उत्पाद, 6 देखिए मुद्रा के रूप में उत्पादन। अधिकांश विशेषज्ञों ने भारत को 6 प्रमुख तथा 6 लघु औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया जो प्रोफेसर HRL सिंह द्वारा निर्धारित भारत के औद्योगिक प्रदेशों का एक संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। देखिए प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन देखिए यहाँ पर क्या प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। देखिए यहाँ पर प्रमुख औद्योगिक प्रदेश मेजर इंडस्ट्री यहाँ पर क्या कि मेजर इंडस्ट्रियल रीजन देखिए यहाँ पर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन देखिए मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश देखिए भारत का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है जिसे प्राकृतिक बंदरगाह की सुविधा। इस बंदरगाह का विकास अंग्रेजों द्वारा किया गया था। सुएज नहर खुलने के 1869 के बाद भारत तथा यूरोप के बीच का समुद्री मार्ग घट गया। देखिए इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास ऐतिहासिक दृष्टि से सूती वस्त्र उद्योग के विकास से जुड़ा हुआ है। बृहत मुंबई में 8,000 से अधिक पंजीकृत कारखाने हैं जिनमें देखिए यहाँ पर क्या जिनमें से 350 सूती वस्तु कारखाने हैं। इंजीनियरिंग वस्तुओं के उद्योग, रसायन उद्योग, चमड़े के वस्तुओं के उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग तथा फिल्म उद्योग यहाँ के अन्य उद्योग हैं। इस प्रदेश से 15 लाख औद्योगिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। देखिए पुणे इस प्रदेश का दूसरा सबसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। देखिए यहाँ पर क्या वहाँ देखिए आपको क्या यहाँ 12 है। देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ 1 मिनट देखिए यहाँ पर आपको 1200 से देखिए अधिक पंजीकृत कारखाने हैं। यहाँ सूती वस्त्रों के अतिरिक्त धातु कार्य में रसायन, इंजीनियरिंग तथा ऑटोमोबाइल्स हैं, स्कूटर, मोपेड उद्योग हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए मुंबई पुणे के अतिरिक्त इस क्षेत्र के औद्योगिक केंद्र है आपको अंबरनाथ, अंधेरी, भानदूप, घाटकोपर, जोगेश्वरी, कल्याण, किरकी
कुर्ला, नासिक, सोलापुर, ठाणे, टॉम्ब, उल्लासनगर तथा विक्लोरी। देखिए इस औद्योगिक प्रदेश की कुछ प्रमुख समस्याएं आपको निम्नलिखित है। पहला देखिए अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति। दूसरा देखिए अप्रचलित तथा पुरानी मशीनरी। तीसरा आपको जमीन की अधिक कीमत। चौथा देखिए मजदूरों का असंतोष। पांचवा देखिए क्षेत्रवाद। छठा देखिए आपको अपराध की बढ़ती दर। देखिए सातवां देखिए आपको पर्यावरण प्रदूषण। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि कोलकाता, दूसरा देखिए आपको कोलकाता की बात है। यहाँ देखिए हुगली और देखिए कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। देखिए कि यह औद्योगिक प्रदेश हुगली नदी किनारे स्थित है। कच्चे माल, जूट, नील, चाय इत्यादि की उपलब्धता, कोयला खानों, पुरानी गैस तथा झरिया की निकटता, प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता, कम वेतन पर मजदूर तथा निर्यात की सुविधा के कारण इस औद्योगिक प्रदेश का तीव्र गति से विकास हुआ है। कोलकाता 1777 से 1911 के बीच भारत की राजधानी थी। इसलिए कई उद्योगपतियों ने अपने उद्योग स्थापित करने के इस क्षेत्र को चुना। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ 10,000 से अधिक पंजीकृत कारखाने हैं, जिसमें 20 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। इस प्रदेश में जूट, रेशम तथा सूती वस्त्रों, इंजीनियरिंग तथा विद्युत वस्तु, ऑटोमोबाइल, रसायन, औषधि निर्माण, परिवहन, चमड़े के जूतों तथा एवं चप्पलों। हाँ, चमड़े के जूतों एवं चप्पलों, लोह एवं इस्पात, लोकोमोटिव इत्यादि के उद्योग है। देखिए यहाँ पर क्या कि बंसबेरिया, नाई हाटी। देखिए नाई हाटी, भटपारा, काकीनाड़ा, जगत दल, देखिए श्यामनगर, भद्रेश्वर, कृष्णानगर, श्रीरामपुर, कोलकाता, चुंचरा, बिरलापुर, हावड़ा तथा चेन्नईगढ़ इस प्रदेश के मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। देखिए इस औद्योगिक प्रदेश की मुख्य समस्या निम्नलिखित है। पहले कि संघन बसाव की समस्या तथा यातायात जाम। देखिए दूसरा देखिए पेयजल सफाई आधारभूत संरचना का अभाव। देखिए तीसरा हुगली नदी में अवसादों एवं गाद का जमना। चौथा आपको देखिए अपरिचित तथा पुरानी मशीनरी। देखिए पाँचवा देखिए नक्सली आंदोलन तथा राजनीतिक असंतोष। छठा आपको हड़ताल तथा तालाबंदी। सातवां आपको विद्युत आपूर्ति का अभाव। आठवां देखिए आपको पर्यावरण प्रदूषण। इन समस्याओं से निपटने के राज्य सरकार ने विदेशी निवेशकों को इस प्रदेश में निवेश के आमंत्रित किया। कि तीसरा अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश। देखिए अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या यह देश का तीसरा बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। सूती वस्तु का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। इस औद्योगिक प्रदेश के विकास का मुख्य कारण पृष्ठ प्रदेश में कपास की उपलब्धता, भूमि तथा सस्ते कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, बंदरगाह की सुविधा, पेट्रोलियम की उपलब्धता, कियोई ताप संयंत्र, धुब्रन जल विद्युत परियोजना इकाई तथा परमाणु ऊर्जा केंद्र काकड़ा पार। इस प्रदेश में 11,000 से अधिक पंजीकृत कारखाने हैं, जिनमें 15 लाख से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। सूती वस्तु का इस प्रदेश में रसायन, इंजीनियरिंग वस्तुओं तथा औषधियों के उद्योग हैं। बड़ोदरा ऊनी वस्तुओं, दूध उत्पाद तथा पेट्रो रसायन वस्तुओं का एक प्रमुख केंद्र है। वहीं सूरत रेशम वस्त्र तथा हीरे को तराशने के प्रसिद्ध है। इस प्रदेश में अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं आनंद, भावनगर, भरूच, गोधरा, हिम्मतनगर देखिए हिम्मतनगर, जामनगर, करोल, केरा, राजकोट, नवश्री, सुरेंद्रनगर इत्यादि। पानी की कमी तथा अच्छे किस्म के कपास का अभाव इस प्रदेश की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। सांप्रदायिक तनाव के कारण इस प्रदेश में निवेश पर असर पड़ा है। देखिए मदुरई, कोयम्बटूर, बंगलोर औद्योगिक प्रदेश। देखिए मदुरई, कोयम्बटूर, बंगलोर औद्योगिक प्रदेश। देखिए इस प्रदेश का विस्तार तमिलनाडु तथा कर्नाटक के दक्षिणी भाग में है। यह देश का प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर क्या यह प्रदेश का प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र है। यह प्रदेश सूती तथा रेशम वस्तुओं, चमड़े की वस्तुओं तथा तेल शोधक कारखाने, कॉफी, रसायन, कागज, रबर, सीमेंट, चीनी इत्यादि के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। बंगलुरु इस प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जहाँ HMT, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत दूरसंचार उद्योग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, विश्वेश्वरैया इस्पात एवं लोह उद्योग स्थित है। यह इन्फोटेक सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भी प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर इस प्रदेश में 60% कर्मचारी वस्त्र उद्योग में, 18% इंजीनियरिंग तथा 12% खाद्य संसाधन उद्योग में संलग्न है। देखिए छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। देखिए इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, दक्षिणी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग में है। इस प्रदेश में लोह एवं इस्पात उद्योग अधिक है, जिस कारण से इसे भारत का रूल ऑफ इंडिया कहा। इस प्रदेश यह प्रदेश को जीवाश्म ईंधन तथा खनिजों के मामले में धनी है। इस प्रदेश को डीवीसी तथा ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है। इस प्रदेश में सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध है।
देखिए यहाँ पर क्या आसन, देखिए यहाँ पर क्या है कि आसन, देखिए आप आसनसोल, देखिए आसनसोल, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, कुल्टी, जमशेदपुर तथा राउरकेला इस प्रदेश के मुख्य लौह एवं इस्पात उत्पादन केंद्र हैं। देखिए इस प्रदेश का औद्योगिक केंद्र है सिंदरी, उर्वरक, चितरंजन, लोकोमोटिव, खेराली सीमेंट, रांची, एचएमटी तथा रामगढ़ एवं झुरकुंडा कांच उद्योग है। इस प्रदेश की प्रमुख समस्याएं हैं विद्युत की कमी, राजनीतिक अस्थिरता तथा श्रमिकों का असंतोष। देखिए आगरा दिल्ली कलका, देखिए आप आगरा दिल्ली कालका सहारनपुर औद्योगिक प्रदेश, देखिए यह प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात विकसित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नजदीक होने के कारण तथा श्रमिकों का असंतोष से मुक्त होने का कारण यहाँ शांत औद्योगिक वातावरण, यह देश के संपन्न क्षेत्र में स्थित है जिससे कृषि आधारित उद्योगों के कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बाजार की निकटता, भाखड़ा, नागरपुर तथा बंदरपुर तथा देखिए तथा बंदरपुर फैदाबाद, देखिए तथा बंदरपुर फैदाबाद, दादरी, हरदू आगज एवं इंद्रप्रस्थ दिल्ली ताप संयंत्रों से विद्युत की आपूर्ति ने इस प्रदेश के विकास में मदद की है। देखिए अब इस प्रदेश के मुख्य उद्योगों हैं इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, कांच, वस्त्र, चीनी, खाद्य संसाधन तथा कृषि मशीनरी सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर क्या सम्मिलित है आगरा, देखिए यहाँ पर क्या आगरा वस्त्र पर्यटन, देखिए अम्बाला वैज्ञानिक उपकरण, देखिए चंडीगढ़ इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खाद्य संसाधन, फैदाबाद देखिए इंजीनियरिंग संबंधित है। देखिए आप इंजीनियरिंग संबंधित वस्तु, गाजियाबाद कृत्रिम रेशे, रसायन, औषधि कृषि उपकरण, लोह एवं इस्पात, साइकिल टायर तथा ट्यूब। अब देखिए यहाँ पर क्या गुड़गांव ऑटोमोबाइल, कालका एचएमटी, मथुरा पेट्रो रसायन, मेरठ चीनी तथा वस्त्र, मोदीनगर आपको वस्त्र इंजीनियरिंग से संबंधित वस्तु तथा कागज, मोदीपुरा मोटोमोबाइल, मोहन नगर मध्य निर्माण, देखिए मुरादनगर युद्ध सामग्री, नोएडा ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। देखिए पानीपत वस्त्र रसायन तथा खाद्य संसाधन, सहारनपुर कागज चीनी एवं कागज, चीनी, वस्त्र एवं खाद्य संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए आपको लघु औद्योगिक प्रदेश यहाँ देखिए कानपुर लखनऊ औद्योगिक प्रदेश, अधिक सूती, ऊनी तथा जूट वस्त्र, चमड़े की वस्तु, उर्वरक, रसायन, औषधि, विद्युत उपकरण इत्यादि उद्योग। असम घाटी औद्योगिक प्रदेश के पेट्रो रसायन, जूट, रेशम, वस्त्र, चाय, कागज, प्लाईवुड, माचिस तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रमुख औद्योगिक केंद्र बोनगई गाँव, डिब्रूगढ़, डिगबोई, गुवाहाटी, नूनामती तथा तिनसुकिया। देखिए यहाँ पर तीन सुखिया की बात, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी औद्योगिक प्रदेश, चाय, लकड़ी तथा पर्यटन उद्योग। देखिए चौथा उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रदेश के चीनी, देखिए चीनी, सीमेंट, कांच, जूट, उर्वरक, लोकोमोटिव, खाद्य प्रसंस्करण तथा कागज उद्योग। देखिए प्रमुख औद्योगिक केंद्र है इलाहाबाद, डालमिया नगर बिहार, गोरखपुर, पटना, सुल्तानपुर तथा वाराणसी। देखिए पाँचवा देखिए इंदौर उज्जैन औद्योगिक प्रदेश, इंदौर उज्जैन औद्योगिक प्रदेश के सूती वस्त्र रसायन, देखिए सूती वस्त्र रसायन, औषधि, इलेक्ट्रॉनिक तथा इंजीनियरिंग वस्तु तथा खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग है। छठा देखिए क्या अमृतसर, जालंधर, लुधियाना औद्योगिक प्रदेश के खेल सामग्री, सूती तथा ऊनी वस्त्र, होजी, खाद्य प्रसंस्करण तथा पर्यटन इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। सातवां देखिए क्या कि नागपुर वर्धा औद्योगिक प्रदेश के वस्त्र, इंजीनियरिंग वस्तु, रसायन तथा खाद्य प्रसंस्करण इस प्रदेश के मुख्य उद्योग है। देखिए गोदावरी कृष्णा डेल्टा मुख्य उद्योग, लोह एवं इस्पात, जहाज निर्माण, उर्वरक, सूती वस्त्र, चीनी खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग तथा रसायन उद्योग। मुख्य औद्योगिक केंद्र देखिए गुंटूर राजमुंद्री, मछलीपट्टनम तथा विशाखापट्टनम। फिर के धारवाड़, बेलगाम औद्योगिक प्रदेश मुख्य उद्योग आपको नारियल तेल निष्कर्षण, चावल मिल, कागज, जहाज निर्यात, कोची, देखिए पेट्रोलियम प्रसंस्करणशाला कोची, रसायन तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु उद्योग। देखिए दसवां देखिए क्या केरल तटीय औद्योगिक प्रदेश, देखिए नारियल तेल निष्कर्षण, चावल मिल, देखिए मछली पैकेजिंग, कागज, नारियल के सामान, जहाज निर्माण कोची, तेल परिशोधन कोची एवं रसायन तथा इलेक्ट्रॉनिक यहाँ मुख्य उद्योग हैं। देखिए यहाँ पर जो खास बात, देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां, देखिए आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियां मल्टीनेशनल्स की बात यहाँ पर की गई है। देखिए मल्टीनेशनल्स की बात यहाँ पर की गई है। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां, निगम, एमएनसीज की कंपनियां जिनकी व्यापारिक क्रिया एक से अधिक देशों में देशों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा होती है। इन कंपनियों को ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। उपनिवेशीय काल में दी इंडिया, देखिए उपनिवेशीय काल में दी ईस्ट इंडिया कंपनी, दी डच, देखिए दी डच ईस्ट इंडोनेशियन कंपनी, दी लोअर अफ्रीकन कंपनी, दी हडसन
हडसन बे कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। देखिए 1960 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का तीव्र गति से विकास हुआ। 1980 के दशक के मध्य आपको ब्रिटेन में 14% रोजगार इन कंपनियों द्वारा प्रदान किया गया था। इस देश में के कुल निर्यात में इन कंपनियों आपको अहम भूमिका निभाई। लगभग 30% है। लगभग 30% निर्यात के पीछे इनका हाथ था, लेकिन इनका निभाई। देखिए फ्रांस के लिए आंकड़े क्रमशः 24% 32% है। संचार देखें आप क्या संचार तथा परिवहन। देखिए संचार तथा परिवहन सुविधाओं में सुधार का इन कंपनियों का काम आसान हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते, चूंकि कुल बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वार्षिक व्यापार कई कम विकसित देशों के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक। यद्यपि एक विकासशील देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों से रोजगार एवं बाजार के रूप में लाभान्वित हो सकता है, लेकिन यह दलील दी जाती है कि इसका मूल उस क्षेत्र को स्थानीय नियंत्रण खोकर चुकाना पड़ता है। कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव देखिए आपको इम्पैक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की बात यहाँ की गई है। देखिए यहाँ पर प्रौद्योगिकी का प्रतिस्थापन पुरानी तथा अप्रसिद्ध प्रौद्योगिकी का नए एवं बेहतर प्रौद्योगिकी द्वारा प्रतिस्थापन। देखिए कुछ दूसरा देखिए कुटीर तथा लघु उद्योग को क्षति। देखिए पुराने कुटीर तथा लघु उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, जिससे इन उद्योगों को क्षति पहुँचती है। देखिए तीसरा देखिए देश से बाहर भारी मात्रा में धन प्रेषण। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों का औसत मुनाफा दर 20 से 25% के बीच है। यह देश के बाहर प्रेषित एक बड़ी राशि है। देखिए चौथा कि निम्न विदेशी निवेश। देखिए अधिकांश विदेशी कंपनियों ने वित्तीय संसाधन का प्रबंध भारत से ही किया है। इसलिए देखिए इसलिए वास्तविक विदेशी निवेश अत्यंत कम है। पाँच में देखिए आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्वरूप में परिवर्तन। देखिए अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब बहु उद्योग उद्यम का रूप ले रही है। उदाहरण के आपको आईटीसी अब होटल उद्योग के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। देखिए अनेक प्रकार के उत्पाद नमक, आटा, अगरबत्ती, माचिस, बिस्कुट इत्यादि बनाता है। देखिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। देखिए एक मिथ्या या पूर्वधारणा की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से देश को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होगा, मिथ्या मात्र साबित हुआ है। देखिए भारतीय संस्कृति दुष्प्रभाव। देखिए कुछ उद्योगों में स्त्रियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जिसका परिवार संस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्त्रियों के प्रति अपराध बढ़ा था। अपनी संस्कृति बुरी तरह प्रभावित हुई है। नई पीढ़ी पश्चिमी समाज के मूल्य वैल्यूज को अपना रही है। देखिए उदारीकरण जिसको अंग्रेजी बोलते हैं उदारीकरण जिसको अंग्रेजी में हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। लिबरलाइजेशन हम समझे क्या होता है। देखिए भारत द्वारा वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य क्या। देखिए इसका उद्देश्य था भारत का तेज आर्थिक विकास करना तथा अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रदान करना। देखिए आप वास्तव में सुधार किया प्रक्रिया 3 अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से संपन्न होनी थी। तथा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। भारत और विश्व व्यापार संगठन WTO के संस्थापक सदस्य होने तथा इसके प्रावधानों को वर्ष 1995 में लागू होने को उपरांत भारत उदारीकरण की प्रक्रिया को एक नया बल प्राप्त हुआ। भारत अपनाई उदारीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार पर। देखिए क्या नई औद्योगिक नीति 1991 को घोषणा की गई, जिसका मूल उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के संभव और उचित स्तर तक खोलना, औद्योगिक जगत पर से प्रशासनिक हस्तक्षेप को कम करना, प्रतिस्पर्धा का माहौल सृजित करना इत्यादि था। दूसरा कि नई औद्योगिक नीति बाद के सुधारों के द्वारा केंद्र सरकार के आरक्षित उद्योगों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया तथा अन्य सभी निजी क्षेत्र के प्रवेशों की अनुमति प्रदान की गई। ये पूर्णतः या आंशिक रूप से आरक्षित उद्योग है। अपराध के नाभिकीय और दूसरा आपको देखिए नाभिकीय अनुसंधान एवं संबंध गतिविधियाँ। तीसरा देखो रेल यातायात। देखिए तीसरा देखिए उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके अंतर्गत आज मात्र 6 उद्योग है देखिए जिनके लिए लाइसेंस का प्रावधान रह गया है। अपराध आपको अंतरिक्ष एवं उड्डयन संबंधी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। दूसरा देखिए बारूद, औद्योगिक विस्फोटक तथा डिटोनेटिंग फ्यूज। फिर तीसरा देखिए खतरनाक रसायन। चौथा देखिए तंबाकू, सिगरेट एवं संबंध उत्पाद। पाँचवा आपको देखिए अल्कोहल युक्त पेय। देखिए छठा आपको औषधि एवं औषधि। देखिए प्रतिबंधक व्यवहार अधिनियम MRTP एक्ट के में सुधार करके पूंजी सीमा की समाप्ति की गई, जिसके फलस्वरूप देश की बड़ी कंपनियों का स्थापना सहित कंपनियों का अधिग्रहण, समामेलन आदि पर से सभी प्रतिबंध हट गए। देखिए विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। देखिए जिससे अनेक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई था। साथ साथ आपको वैदेशिक
शेयर निवेश, अप्रत्यक्ष निवेश प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार आपको आयात और निर्यात से जुड़े अन्य प्रतिबंधों की समाप्ति हुई। सरकार द्वारा औद्योगिक जगत में सरकारी भागीदारी को सीमित किया जाने लगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र अब उपक्रमों में विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में कई सुधार किए गए जिसके अंतर्गत कृषि उद्योग का दर्जा दिया गया था। कृषि बीमा, संगठित कृषि, कॉर्पोरेट फार्मिंग तथा ठेका कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इत्यादि प्रावधान किए गए। श्रम कानून, विधि व्यवस्था आदि में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारतीय कर संरचना में सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई। बदलती आवश्यकताओं में विकास की नई आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय क्षेत्र सुधार की विभिन्न प्रक्रिया की शुरुआत हुई। उदारीकरण के प्रभाव देखिए, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन देखिए यहाँ पर। अब यहाँ उदारीकरण की प्रक्रिया का भारत में की अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार के समाज आर्थिक एवं पारिस्थितिक प्रभाव पड़ेंगे, इस बारे में प्रमुख अर्थशास्त्री एक मत नहीं है। वैसे उदारीकरण के प्रभाव संबंधी विभिन्न विचारों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। प्रत्यक्ष देखिए आपको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि। प्रत्यक्ष देखिए आपको विदेशी निवेश में वृद्धि। उदारीकरण के फलस्वरूप देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसे सरकार द्वारा प्राथमिक तौर पर आधारभूत उद्योगों के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। देखिए दूसरा अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि। अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि इस प्रक्रिया के उपरांत भारत विदेशों से होने वाले अप्रत्यक्ष निवेश शेयर निवेश में तेज वृद्धि आई है तथा भारतीय शेयर बाजार में निखार आया है। वैसे इससे जहां एक तरफ विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है, वहीं अर्थव्यवस्था वैदेशिक जगत से उच्च स्तर पर जुड़ा है तथा सांसर्गिक अस्थिरता का भी खतरा बढ़ा है। तीसरा देखिए आपको क्या, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। उदारीकरण काल में देश की आय में तेज और उत्साहजनक वृद्धि आई है। देश की आर्थिक वृद्धि 1990-91 के लगभग 4% की तुलना में वर्ष 2007-08 में बढ़कर लगभग 10% हो गई थी। चौथा देखिए आपको औद्योगिक प्रतिसार में कमी देखिए। भारतीय उद्योग जगत में देखी जाने वाली औद्योगिक प्रतिसार रिसेशन की बारंबारता में कमी आई है। इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय वृद्धि दर अर्जित की गई है। देखिए रोजगार वृद्धि। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के क्षेत्र में तेज निवेश हुआ है, जिसके फलस्वरूप कुशल श्रमिकों व्यवसायिकों आदि के लिए उच्च रोजगार के अवसर सृजित हुए। देखिए छठा आधारभूत संरचना क्षेत्र का विकास देखिए यहाँ पर। आधारभूत संरचना क्षेत्र में विदेशी एवं देशी निवेश की अनुमति मिलने से इस क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सातवां की क्या, प्रादेशिक असंतुलन में वृद्धि की। आर्थिक निवेश विशेषकर औद्योगिक निवेश की प्रक्रिया में सरकारी भागीदारी घटने और निजी क्षेत्रीय भागीदारी उत्तरोत्तर वृद्धि होने से देश में प्रादेशिक असंतुलन में वृद्धि आई है। आधारभूत संरचनाओं देखिए अब आधारभूत संरचना औद्योगिक अब स्थिति संबंधों कारकों आदि के कारण कुछ अन्य राज्यों की तुलना में अधिक निवेश आकर्षित करते हैं। देखिए लघु एवं कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव। देखिए सरकार देखिए यहाँ पर क्या कि सरकार द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों से संबंधित अनेक सुधारों की शुरुआत करने के बावजूद अभी इन उदारीकरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा यह बंदी एवं अधिग्रहण की स्पष्ट चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उच्च तकनीक आगमन। उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारतीय उद्योग जगत अपनी उत्पादन प्रक्रिया में विश्व की अच्छी तकनीकों का समावेश कर पा रहा है। देखिए महंगाई स्थिरीकरण की समस्या यहाँ पर देखिए महंगाई स्थिरीकरण की समस्या। उदारीकरण के दौरान मुद्रास्फीति की दर हमेशा ही उच्चतर बने रहने की प्रकृति दर्शाती रही। देखिए विश्व जगत के संबंधों में उच्च वृद्धि हुई है, जिसके कारण आपको आयातित महंगाई भी एक समस्या बनी हुई है। देखिए सांसर्गिक प्रभाव। देखिए भूमंडलीकृत हो रहे विश्व जगत में अर्थव्यवस्था आज एक दूसरे से काफ़ी उच्च स्तर पर जुड़ी है। ऐसी स्थिति में देखा गया कि किसी दूसरी अर्थव्यवस्था की समस्या का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता में कमी। देखिए विशेषज्ञों की राय उदारीकरण की प्रक्रिया भारत के समक्ष उपलब्ध आर्थिक और राजनीतिक विकल्पों में एक आम कमी करती रही है। देखिए जिस कारण को तत्व संबंधी स्वच्छंदता में कमी आई है। देखिए संतुलित निवेश की कमी। देखिए सरकार अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बिजली, सड़क, आवास इत्यादि में इच्छित निवेश नहीं कर पाई है। फिर देखिए कृषि क्षेत्र की अपेक्षा उदारीकरण की प्रक्रिया मतलब आपको औद्योगिक जगत तक ही सीमित रही है। ये वह भी कुछ चुनिंदा उद्योगों में है। आपके कृषि क्षेत्र जिस पर आज भी देश की अधिकांश जनसंख्या अपनी जीविका पर निर्भर है, लगभग उदारीकरण की प्रक्रिया से अछूता रह गया। देश में किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। देश में किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए यहाँ पर किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कृषि विकास दर 4% से भी कम चल रही है। नई सामाजिक समस्याओं का उद्भव। देखिए संगठित कृषि,
रहेगा। कृषि विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ तथा उद्योग जगत को दिए गए स्वच्छता के कारण नए प्रकार की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का उद्भव हुआ है। उदाहरण के आपको किसानों को उपरोक्त कार्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण आज एक गंभीर समस्या बन गई है। देखिए भारत की औद्योगिक समस्या, देखिए इंडस्ट्रियल, यहाँ देखिए इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, देखिए औद्योगिक प्रगति के बावजूद भारत औद्योगिक उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। इसके अतिरिक्त भारतीय उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नहीं है। देखिए भारतीय उद्योगों की मुख्य समस्या निम्नलिखित है। पहला देखिए अपर्याप्त औद्योगिक संरचना, देखिए 65 वर्षों से अधिक के नियोजन के पश्चात 65 वर्षों से अधिक के नियोजन के पश्चात भारत अभी भी विद्युत तथा गैर विद्युत मशीनरी परिवहन उपकरण, लो एवं इस्पात कागज उर्वरक दवा इत्यादि बनाने में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। देखिए दूसरा, देखिए आपको औद्योगिक उत्पादों की निम्न मांग, देखिए भारत की अधिकांश जनसंख्या 85% की क्रय शक्ति कम है तथा इनका आजीवन स्तर नीचा है, जिसके कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग भी कम है। देखिए उद्योग, देखिए तीसरा उद्योगों का प्रादेशिक केंद्रीकरण। भारत में अधिकांश उद्योग मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु तथा चेन्नई के निकट केंद्रित है, जिसके कारण क्षेत्रीय असमानता, राजनीतिक असंतोष, हिंसा तथा आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। चौथा, देखिए औद्योगिक घाटा। उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र में कई लघु एवं मध्यम दर्ज के उद्योग तथा कुछ बड़े उद्योग घाटे में चल रहे हैं। इसका मुख्य कारण आपको कुप्रबंधन, अपरिचित प्रौद्योगिकी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है। देखिए यहाँ पर क्या कि पाँचवा, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में घाटा। देखिए अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्यम घाटे में चल रहे हैं। इसका कारण आपको कुप्रबंधन, श्रमिकों की कार्यकुशलता में कमी, अपरिचित मशीनरी इत्यादि हो सकता है। इस घाटे को कम करने के सरकार द्वारा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में विनिवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आधारभूत संरचना की कमी। देखिए देश में औद्योगिकरण को गति प्रदान करने के पर्याप्त आधारभूत संरचना आवश्यक है। देश का अधिकांश औद्योगिक प्रदेश वर्तमान ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। देखिए राजमार्गों की संघनता भी कम है। उद्योग का स्थान का गलत चयन। देखिए कभी कभी राजनीतिक कारणों से उद्योग के स्थान का गलत चयन किया जाता है, जहां परिवहन पर हुए खर्च पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे न केवल उत्पाद महंगा होता है बल्कि क्षेत्रवाद उपराष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के बरौनी तेल रिफाइनरी बिहार। अब देखिए यहाँ पर कच्चे माल की कमी। देखिए यहाँ पर उद्योगों में उपयोग किया जा रहा है कच्चे माल कृषि आधारित है। देश में वर्षा मानसून की कमी कारण इनकी आपूर्ति पर असर पड़ता है। और नंबर देखिए पूंजी की कमी। देखिए यहाँ पर क्या औद्योगिक तथा आधारभूत संरचना के विकास के भारत विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक के ऋण पर निर्भर करता है। देखिए इन ऋणों को चुकाने में विदेशी मुद्रा का घाटा होता है। और 10वां उत्पादों का निम्न स्तर। देखिए भारतीय उद्योग घरेलू मांग के आधार पर जीवित है, क्योंकि इनके उत्पादों का स्तर विकसित देशों के उत्पाद से कहीं नीचा है। 11 देखिए स्थानिक संगठन की कमी। देखिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने के तथा औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए भारत के पास कोई सुनियोजित नीति नहीं है। दूसरा देखिए आपको औद्योगिक नीति में परिवर्तन। देखिए औद्योगिक नीति में परिवर्तन के कारण देश में उद्योगों का विकास अवरुद्ध रहा है। राजनीतिक स्वार्थ, पूंजी, ऊर्जा तथा कच्चे माल की कमी देश के औद्योगिक विकास में मुख्य व्यवधान है। देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र। देखिए यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ। देखिए यहाँ पर विशेष आर्थिक क्षेत्र एक भौगोलिक प्रदेश है जहाँ का आर्थिक कानून देश के आर्थिक कानून से अधिक उदार होता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के SEZ के अंतर्गत कई क्षेत्र शामिल है, जैसे मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन FTZ, निर्यात संसाधन क्षेत्र, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ, मुक्त क्षेत्र फ्री जोन EFZ, औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल स्टेट्स IE, मुक्त देखिए मुक्त बंदरगाह, नगरीय उद्यम क्षेत्र इत्यादि। अब देखिए परिभाषित विशेषताएं। आप देखिए क्या कि देखिए परिभाषित विशेषताएं। देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की कुछ परिभाषित विशेषताएं, जैसे विशेष कर प्रोत्साहन, वस्तुओं तथा सेवाओं का शुल्क रहित संचरण, देखिए विश्व स्तर के आधारभूत संरचना, निर्माण गहन प्रकृति, निर्यात अभिमुखीकरण, विशिष्ट आर्थिक प्रबंधन तथा विदेशी पूंजी का मुक्त रूप से इस क्षेत्र में आने के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स की बात हम करते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र के निम्नलिखित उद्देश्य क्या उद्योगों में आपको विदेशी तथा घरेलू निवेश के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। दूसरा देखिए क्या विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना। तीसरा देखिए आर्थिक रोजगार उत्पन्न करना। चौथा देखिए आपको पिछड़े हुए क्षेत्रों को विकसित करना। पांचवा क्या औद्योगिकरण तथा नगरीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करना। छठा देखिए सामाजिक आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानता को कम करना। फिर देखिए ऐतिहासिक संदर्भ की बात यहाँ पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात यहाँ पर की गई है।
देखिए रॉबर्ट सी हेबर्ट देखिए निदेशक विश्व आर्थिक संसाधन क्षेत्र संघ के अनुसार मुक्त आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। देखिए 300 ईस्वी पूर्व देखिए ऐसे क्षेत्र फोनिसियर नगर टायर देखिए नगर टायर पाए जाते जो यूनानी द्वीप डेलोस में स्थित था। देखिए 1960 के शुरुआत में कुछ प्रसिद्ध आर्थिक क्षेत्र चीनी सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। इस उदाहरण का अनुसरण कर इस उदाहरण का अनुसरण कर अनेक देशों ने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए। एक आदर्श विशेष आर्थिक क्षेत्र देखिए कंडीशंस फॉर आइडियल SEZ की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि सरकार की SEZ नीति द्वारा वास्तविक रूप में आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए खासतौर पर विश्व स्तर की आधारभूत संरचना उत्पन्न करने के एक विशेष आर्थिक क्षेत्र कम से कम 1 हेक्टेयर की भूमि पर स्थापित किया जाना चाहिए तथा इसमें कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होना चाहिए। देखिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑफ इंडिया देखिए भारत सरकार ने अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की नीति घोषणा की। हाँ देखिए यहाँ पर क्या यह एक निर्दिष्ट शुल्क देखिए यह एक निर्दिष्ट शुल्क मुक्त क्षेत्र था जिससे व्यापार संचालन था शुल्क एवं तटकर के लिए विदेशी क्षेत्र माना गया। भारत सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को वर्ष 2005 में पारित किया गया। वर्ष 2007 तक 500 से अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्रस्ताव रखा गया जिनमें से आपको 220 क्षेत्र स्थापित किए गए। SEZ अधिनियम के अनुसार ये क्षेत्र आपको सार्वजनिक निजी तथा संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किए जा सकते हैं तथा इन्हें राज्य सरकार भी स्थापित कर सकते हैं। देखिए यह भी कहा गया कि कुछ वर्तमान निर्यात संसाधन क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। तदनुसार सरकार ने कई निर्यात संसाधन क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित किया जैसे कांडा था सूरत गुजरात, कोच्चि केरल, तीसरा आपको सांता क्रूज मुंबई महाराष्ट्र, चौथा फाल्टा पश्चिम बंगाल, पाँचवा को तमिलनाडु, छठा आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सातवां आपको नोएडा उत्तर प्रदेश, आठवां आपको क्या राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क हिंजे वादी पुणे महाराष्ट्र, नौवां इंदौर मध्य प्रदेश। वर्तमान के SEZ में 927 इकाइयाँ काम कर रही जिनमें 1.10 लाख लोगों का रोजगार मिला है। वर्ष 2005-06 में SEZ से 22,510.83 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात हुआ। देखिए भारत की SEZ नीति को विरोध का सामना करना पड़ा है क्योंकि किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनसे जबरन उनकी उर्वर भूमि छीन रही। देखिए इसका सही मुआवजा कीमत उन्हें नहीं मिला। उदाहरण आपको नंदीग्राम पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सुझाव दिया कि SEZ के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय सबसे बड़ी प्राथमिकता बेकार तथा बंजर भूमि को दी जानी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो एक फसली कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। यदि किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए द्विफसली भूमि का अधिग्रहण किया गया तो यह भूमि कुल अधिकृत भूमि का ज़्यादा 10% होना चाहिए। संभावना देखिए प्रोस्पेक्ट देखिए यहाँ पर अगर खुली बोली के जरिए अर्जित की जाने वाली जमीन का उचित दाम लगाया जाए तो किसी भी आकार की भूमि आकार की भूमि उपलब्ध हो सकती है। अन्यथा बड़े शहरों में या उनके आसपास कुकुर मुत्ते की तरह उगते रहने वाला मौजूदा परिदृश्य पहले से कमजोर शहरी ढांचे पर और दबाव ही बढ़ाएगा और इसका परिणाम शहरों से लोगों के विस्थापन में होगा। जबकि हमारा लक्ष्य इस रुझान को हतोत्साहित करने वाला होना चाहिए। देखिए अब देखिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम देखिए जिसको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वैसे संगठन या कंपनियां जिनका प्रबंधन एवं नियंत्रण सरकार के स्वामित्व है में आपको है। देखिए भारत में ऐसी कंपनियां केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा स्थापित की गई है क्रमशः जिन्हें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम CPSU तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम SPSU कहा जाता है। व्यवहारिक रूप से भारत में आपको सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का प्रयोग केंद्र सरकार के नियंत्रण में आने वाले ऐसे संगठनों के लिए ही किया जाता है। वर्तमान समय भारत में 237 केंद्र एवं 858 राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जो अन्य औद्योगिक गतिविधियों में संलग्न है। देखिए यहाँ पर क्या वर्ष 1991 में प्रारंभ की गई आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या घटकर केवल 6 रह गई है परंतु अब भी ऐसी कंपनियां अन्य क्षेत्रों में कार्यरत है। वैसे औद्योगिक आरक्षण के बाद नई देशी एवं विदेशी कंपनियों का इन क्षेत्रों में तेजी से प्रवेश हुआ है। जिस कारण सरकारी कंपनियां भारी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। 1991 उदारीकरण के बाद जिन 16 महत्वपूर्ण उत्पादों को सार्वजनिक उपक्रम के दायरे में रखा गया वे हैं पराली कोयला और लिग्नाइट जलावन के काम आने वाला कोयला, दूसरा देखिए पेट्रोलियम, तीसरा देखिए अल्कोहल, चौथा देखिए परमाणु ऊर्जा, पांचवा देखिए आपको
एस्बेस्टस, छठा आपको प्लाईवुड, सातवां देखिए सांभर चर्म और रुआदार चमड़ा, आठवां देखिए कागज, नौवां देखिए तेल रेल इंजन और रेल परिवहन, देखिए दसवां देखिए विमान निर्माण, ग्यारहवां देखिए वायु आकाश, देखिए बारहवां आपको रक्षा उपकरण, तेरहवां आपको औद्योगिक विस्फोटक, चौदहवां आपको विनाशक रसायन, पंद्रहवां आपको दवाएं तथा उसका निर्माण, और सोलहवां देखिए टेलीफोन टेलीग्राफ और वायरलेस उपकरण, देखिए रेडियो तरंग ग्रहण करने वाले उपकरण को छोड़कर। अब के सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, देखिए ग्रोथ और पब्लिक सेक्टर ध्यान देखिए। देखिए यहाँ पर क्या देखिए तटस्थ भाव से कहा जाए तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास अभी तक संतोषजनक रहा है। यह प्रगति उल्लेखनीय इसलिए है कि इस क्षेत्र में समृद्धि पाँचवें दशक में परियोजना उन्मुखी विकास की शुरुआत के साथ ही हुई है। इसमें समृद्धि की दर इसी लिहाज त्वरित, स्थिर और लगातार रही है। देखिए सिवाय हालिया वर्षों में जब समृद्धि अनियंत्रित रही है और इनमें से अधिकतर क्षेत्र तो अब कुशल लाभ केंद्र नहीं रहे। देखिए भारत में आपको सार्वजनिक क्षेत्र का संतोषजनक विस्तार हुआ। यह न केवल उत्पादन और विनिर्माण उद्योग में बल्कि व्यवसाय और वाणिज्य, ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में भी सक्रियता के महत्वपूर्ण स्तर और विकास के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि की महत्वपूर्ण विशेषता है कि केंद्र सरकार के अधीन वाले सार्वजनिक क्षेत्र में ही नहीं, देखिए केंद्र सरकार के अधीन वाले सार्वजनिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि फले फूले बल्कि विभिन्न राज्यों के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्रों में भी समृद्धि हुई है। भारत सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे में देश के सकल क्षेत्र का 75% तक आता है। खासकर स्टील, तेल, रसायन, खनन और धातु, रेलवे और जहाजरानी, नागरिक उड्डयन का कुछ हिस्सा, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं के ठीक ठाक हिस्सा केंद्र के अधीन है। ऊर्जा का उत्पादन और वितरण का काम अधिकतर राज्य सरकार के जिम्मे है। केंद्र ने तो इस क्षेत्र में देर से कदम रखा है और वह भी मामूली स्तर पर ही। देखिए राज्यों के विद्युत वार्ड तो प्राय समूचा ही सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे में है। देखिए कार्य निष्पादन की बात करते हैं, अप्रेजल की बात करते हैं। देखिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास सराहनीय रहा है। आज सार्वजनिक क्षेत्र का देश के औद्योगिक विकास पर प्रभावशाली नियंत्रण है। विशेषकर स्टील और कोयला, सीमेंट और उर्वरक, खनन और धातु, पेट्रोलियम और अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, वस्तु उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सकल निवेश के संदर्भ में इसका अनुमान लगाया गया है कि प्राय 8,000 करोड़ रुपए के साथ इस्पात समूह स्टील ग्रुप का देश के सकल सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए निवेश में लगभग 15% नियंत्रण है, जो किसी भी एकल क्षेत्र में सर्वाधिक है। इसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक इकाइयों की सकल निवेश में 11% हिस्सेदारी है। इस क्रम में तीसरा क्षेत्र आपको अवशिष्ट कोयला क्षेत्र और अभियांत्रिकी उद्योगों का है। चौथा इस क्रम से पहले 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। देखिए जिनमें उसका सकल निवेश का लगभग 56%। देखिए मूल्यांकन परफॉर्मेंस की बात यहाँ देखिए। सार्वजनिक उद्यमों के प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण और व्यापक रहे हैं। देखिए रोजगार की दर और क्षमता देखिए यहाँ पर। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में आपको श्रम नियोजन की क्षमता रही है और यह लगातार विस्तार की और उन्मुख उदाहरण का कुछ सन 2000 में रेलवे ने 17 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं और यह संख्या संगठित क्षेत्र में नियोजित काम कर रहे लोगों का 70%। देखिए दूसरा GDP, देश के सकल उत्पाद GDP में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 1950-51 के महज 3.5% से बढ़कर 2001 और में 30% हो गया। तीसरा देखिए पूंजी का संचय निर्माण देखिए सकल घरेलू पूंजी संचय 1950-51 में महज 3.5 था, जो नौवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 18% तक हो गया। बचत देखिए यहाँ बचत की बात यहाँ पर की गई है। देखिए पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने के 60 साल बाद राष्ट्रीय बजट में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान आपको लगभग 24% है। यह रुझान खराब समृद्धि का घोतक है। देखिए शेयर पूंजी देखिए यहाँ पिछले 60 साल में पूंजीगत स्टॉक में जो स्थापित क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याएं देखिए आपको प्रॉब्लम्स और पब्लिक सेक्टर्स की बात यहाँ पर की गई है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य आलोचना उत्पादन की कमी, बारंबार लगने वाला अंबार और सालाना घाटा है। भारत में सेवा उत्पादन औद्योगिक इकाइयाँ गैर पेशेवराना नजरिया, बाहरी हस्तक्षेप और लापरवाही से व्यक्त करने के चलते वहनीय नहीं है। देखिए आज निजी क्षेत्र और देश की बाकी अर्थव्यवस्था की सात्यता, समृद्धि और विकास सार्वजनिक क्षेत्र के काम करने के तौर तरीकों पर घनिष्ठता से निर्भर है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्रों की बुराई करना फिजूल है। दरअसल देश की अर्थव्यवस्था के अपरिहार्य कारक के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र को बने रहना चाहिए। ऐसे में लक्ष्य यह होना चाहिए कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को बीमार करने वाले कारणों का विश्लेषण किया जाए और उसके मुताबिक उसको संचालित करने की कार्यनीति आजमाई जाए। अब निदान
निदान की कार्यनीति देखिए निदान की कार्यनीति देखिए रिमीडियल स्ट्रेटजी रिमीडियल स्ट्रेटजी देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किसी कंपनी अथवा एक कॉरपोरेशन का भविष्य उसकी मुनाफा कमाने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसके लिए अगर यह राज्य की सब्सिडी पर निर्भर करता है फिर तो देखिए यहाँ पर फिर तो उसका भविष्य धुंधला हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कि धुंधला हो जाता है। देखिए यहाँ पर निगम या कंपनी के सुचारू संचालन के लिए निगम या कंपनी के सुचारू संचालन के लिए सबसे पहले उसका उत्पादन और मुनाफा सरप्लस होना चाहिए। दूसरे उस इकाई को उस इकाई के उत्पादन और मुनाफे का सरप्लस साल दर साल सरप्लस बनाए रखना चाहिए। देखिए एक सक्षम सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को थोक में शुद्ध सालाना या नियतकालिक स्तर पर ऊर्जा का उत्पादन करना चाहिए ताकि शेष ऊर्जा का आंशिक हिस्सा इस इकाई के विस्तारीकरण आधुनिकीकरण और विकास में लगाया जा सके। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की दुर्दशा प्रशासनिक सेवा संस्कृति दुर्भाग्यपूर्ण विस्तार से चलते हुई है। इस संस्कृति को व्यावसायिकता और लाभप्रदता की कीमत पर सामान्यतः लाभप्रदता और वित्तीय अनियमितताएं हावी हो जाती है। विशेषज्ञों की राय में पारित के लाभप्रदता और वित्तीय एवं प्रशासनिक लापरवाही से मुक्त रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या दूसरा ऐसी आज़ादी और फैसले लेने का स्तर तभी उपयोगी और व्यावहारिक हो सकता है जहाँ की यह उत्पादकता और लाभप्रदता के संदर्भ में उचित उत्तरदायित्व के निर्वहन से मेल खाता हो किसी भी प्रशासनिक सेवा संस्कृति को प्रश्रय न लेता हो, उसे न बढ़ाता हो। तीसरा देखिए अब क्या व्यावसायिकता में आपको नौकरशाही के घुसपैठ को रोका जाना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र को तकनीकी विदों अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के हवाले कर देना चाहिए। ये गुणीजन उस इकाई की वहनता और लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सुधार कर सकते हैं। चौथा देखिए आपको स्वायत्तता के साथ जवाबदेही के सिद्धांत पर कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। देखिए पर्यटन टूरिज्म की बात आपके यहाँ पर की गई। पर्यटन टूरिज्म की देखिए अपने सामान्य निवास स्थान से दूर छुट्टी बिताना देखिए जिसमें रात्रि वास शामिल हो पर्यटन कहलाता है। देखिए ये मनोरंजन भिन्न है। देखिए ये मनोरंजन से भिन्न है। देखिए जिसमें छुट्टी के क्षण बिताए जाते हैं। देखिए जिसमें छुट्टी के क्षण बिताए जाते हैं जिसकी अवधि 24 घंटे से कम की होती है। पर्यटन तीर्थक क्षेत्र पर आधारित है। जिसमें पर्यटकों को सेवाएं प्रदान की जाती है। यह भारत का एक प्रमुख उद्योग है तथा विदेशी मुद्रा का एक बड़ा उपार्जक है। यह उद्योग देखिए यहाँ पर क्या यह उद्योग अप्रशिक्षित श्रमिकों को रोजगार भी प्रदान करता है। देखिए पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को भी प्रोत्साहन देता है। देखिए भारत में पर्यटन उद्योग तीव्र गति से विकसित हो रहा है क्योंकि यह देश सांस्कृतिक बाहुल तथा भौतिक विविधता वाला देश है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर वास्तुकला के कई नमूनों में व्यक्त होती है जैसे गुंबद, किला, मंदिर, मस्जिद, ताजमहल इत्यादि। वर्तमान में भारत पर्यटकों को आकर्षित करने में एशियाई प्रशांत देशों में 10वां स्थान रखता है। वर्ष 2005 मूल विदेशी निवेश पर्यटकों की संख्या 3.92 मिलियन रही जो वैश्विक पर्यटकों का मात्र 0.5% है। विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद WTTC ने भारत को पर्यटन विकास का एक अग्रणी केंद्र बताया है जो आने वाले दशकों में तेजी से उभरने की क्षमता रखता है। भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या विदेशी पर्यटकों से काफ़ी अधिक है। भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या विदेशी पर्यटकों से काफ़ी अधिक है। भारत के राष्ट्रीय आय पर्यटन की भागीदारी आपको 5.92% है जो 9.24% लोगों को रोजगार देती है। देखिए भारत में पर्यटन टूरिज्म इन इंडिया की बात आपके यहाँ की। देखिए भारत में पर्यटन उद्योग का तीव्र गति से विकास हो रहा है। सन 2010-11 में पर्यटन उद्योग में लगभग 5.6 करोड़ जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगी हुई है। भारत में पर्यटन की चर्चा निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है। पहले आपको प्राकृतिक पर्यटन द हिल स्टेशन देखिए पहाड़ी स्थान देखिए यहाँ पर। देखिए इसमें जो कहा गया था कि भारत की भौगोलिक विविधता प्राकृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित करती है। बर्फ से ढकी पर्वतों की चोटियाँ, जलप्रपात घाटी, महाखंड, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित झीलें इत्यादि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हिमालय, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अनेक जलप्रपात है जिनमें जोग प्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात है। सामने देखिए हिल स्टेशन के भारत के पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में ही कई हिल स्टेशन है जिन्हें चित्र 11.21 में दर्शाया गया कि ये हिल स्टेशन पूर्व के भारतीय प्रांत राजवाड़ होता सरकार के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी थे। देखिए स्वतंत्रता के बाद शेरगाह के रूप में प्रसिद्ध हुए। भारत में प्रमुख हिल स्टेशन आपको अल्मोड़ा, माउंट आबू, अमरकंटक, चंबा, डलहौजी, दार्जिलिंग, धर्मशाला, गंगटोक
गुलमर्ग, कसौली, कोलाई कनाल, कुल्लू, महाबलेश्वर, मनाली, मसूरी, नैनीताल, माथेरन, महाराष्ट्र, ऊटी तमिलनाडु, पहलगाम, पंचमढ़ी, रांची, रानीखेत, शिलोंग, शिमला, सोनमार्ग, यूसुमार्ग इत्यादि। देखिए यहाँ पे ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थान देखिए भारत के सांस्कृतिक ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थान घेरू तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। देखिए इन स्थानों में प्रमुख आपको है अजंता, एलोरा, ताजमहल, स्वर्ण मंदिर, कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, चार मीनार, बिरला, देखिए बिरला मंदिर, इंडिया गेट इत्यादि के सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन देखिए सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन के देखिए सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन के मुख्य स्थानों को उचित 11.22 में दिखाया गया है। इनमें इनमें आपको इलाहाबाद, अजमेर, अमरनाथ, अयोध्या देखिए अयोध्या, बद्रीनाथ, केदारनाथ, भुवनेश्वर, बोधगया, द्वारका देखिए द्वारका, गंगोत्री, गुवाहाटी, हरिद्वार, कांचीपुरम, कोच्चि, मदुरै, महाबलीपुरम, वाराणसी देखिए वाराणसी, सोमनाथ इत्यादि शामिल है। समुद्री तट की बात यहाँ पर की गई। देखिए समुद्री तट देखिए भारत के प्रमुख समुद्री तट जो पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। पहला देखिए पूरी ओडिशा, दूसरा देखिए आपको दीघ पश्चिम बंगाल, देखिए तीसरा देखिए गोवा के तट, चौथा देखिए क्या कोवलम केरल, पाँचवा देखिए मेना तट चेन्नई, छठा देखिए महाबलीपुरम, सातवां देखिए अंडमान निकोबार द्वीप के तट, सातवां देखिए आठवां देखिए मुंबई के तट और नौवां आपको है गोपालपुर ओडिशा, दसवां देखिए लक्षद्वीप के तट तथा 11वां आपको देखिए दीव के तट। अब यहाँ देखिए छठा देखिए एडवेंचर टूरिज्म देखिए यहाँ पर भारत में इस पर्यटन की संभावना अधिक है। उदाहरण का आपको देखिए पड़ा हिमालय में राफ्टिंग तक कियाकिंग, दूसरा हिमालय में पर्वतारोहण, तीसरा देखिए सेरारोहण, देखिए चौथा गुलमर्ग तथा ओली में स्कीइंग, देखिए छठा पाँचवा देखिए क्या केरल में नौकादौड़, छठा क्या महाराष्ट्र में पैराग्लाइडिंग इत्यादि। भारत में पर्यटन क्षेत्रीय आर्थिक विकास में मदद करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में पर्यटकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो आपको इमेज है इसी स्टेशन पाए क्षेत्र समुद्री तट यहाँ पर आपको इंडिया टूरिज्म आपके यहाँ पर है। फिर आपको इंडिया टूरिज्म का फिगर दिया गया। देखिए अब आगे यहाँ पर एक तालिका है भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या है उसका महत्वपूर्ण आगे चलिए। इसमें आपको जो कहा गया देखिए आपको भारतीय पर्यटन उद्योग की समस्याएं देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री देखिए यहाँ पर देखिए भारतीय पर्यटन उद्योग कई समस्याओं का सामना कर रहा है। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। देखिए पर्याप्त आधारभूत संरचना की कमी, दूसरा देखिए जटिल वीजा औपचारिकता, तीसरा देखिए क्या विभिन्न प्रकार की कर व्यवस्था, चौथा के कानून व्यवस्था की समस्या जम्मू एवं कश्मीर उत्तर पूर्वी भारत, पांचवा के पर्यटकों की सुरक्षा, छठा देखिए क्या अपर्याप्त पर्यटक गाइड, सातवां देखिए लोगों की भागीदारी कमी, विश्व पर्यटन यात्रा परिषद WTTC ने देश में पर्यटन के विकास के निम्नलिखित उपायों पर बल दिया है। पहला यातायात पर्यटन को सामरिक आर्थिक रोजगार की प्राथमिकता बनाना, दूसरा के मुक्त तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर रुख जिसमें नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उदारीकरण शामिल है। तीसरा देखिए आपको सतत विकास पर बल देखिए, चौथा देखिए पर्यटन के विकास में व्यवधानों को हटाना अर्थात निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन तथा मानव संसाधन में आपको निवेश, यह पर्यटकों की दृष्टि में हुए बदलाव को बढ़ती पर्यावरण जागरूकता को तथा नए प्राकृतिक वातावरण की खोज की इच्छा को निरूपित करता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 में पारिस्की पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित पारिस्की पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। देखिए पारिस्की पर्यटन देखिए इको टूरिज्म देखिए यहाँ पर यह पर्यटन आपको पारिस्की तथा सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्तियों की यात्रा को आकर्षित करता है। यह पर्यटन आपको सुरक्षा से प्रदान की गई सेवा, निजी विकास, वातावरण रहने के नए तरीकों को सीखने उन यात्राओं पर बल देता है जहाँ गंतव्य स्थान में वनस्पति, वन जीवन तथा सांस्कृतिक धरोहर मुख्य आकर्षण होते हैं। कुछ यात्रा को पारिस्की पर्यटन इसलिए कहते हैं क्योंकि वे पर्यटकों को पारिस्की दृष्टि से दिलचस्प स्थानों की ओर आकर्षित करते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह पारिस्थितिकी सम्मत पर्यटन है। देखिए जिसमें पर्यटन स्तर के समुदायों का विकास शामिल है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह एक जिम्मेदार पर्यटन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है जो परंपरागत पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण को कम करता है अतः लोगों की सांस्कृतिक एकता को बढ़ाता है। देखिए पारिस्की पर्यटन द्वारा निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाता है। देखिए पहला देखिए जैव तथा सांस्कृतिक विविधता का सेक्शन देखिए। दूसरा आपको देखिए यहाँ पर जैव विविधता के धार्मिक उपयोग को प्रोत्साहन देखिए स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तीसरा देखिए आपको सामाजिक आर्थिक लाभ को स्थानीय समुदाय के साथ बांटना तथा इस पर्यटन के प्रबंधन उनकी भागीदारी देखिए। चौथा देखिए कि अक्षत प्राकृतिक स्थानों देखिए अनएक्सप्लॉयड नेचुरल रिसोर्सेज का पर्यटन जिसमें पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव एक प्राथमिकता हो। पाँचवा देखिए यह वहन करने योग्य पर्यटन जिसमें सुख साधन की वस्तुओं का कम से कम उपयोग किया जाता हो। छठा देखिए क्या स्थानीय संस्कृति
खेती, वनस्पति तथा वन जीवन का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। देखिए भारत सरकार ने पारिस्थितिकी के पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह में 9 द्वीपों की पहचान की, जिन पर सिंगापुर की भांति जल उद्यान वाटर पार्क बनाए जाएंगे। देखिए चयन किए गए इन द्वीपों के नाम है पहला कि स्मिथ द्वीप, दूसरा रोज द्वीप, तीसरा आपको एबी द्वीप, चौथा आपको लांग द्वीप तथा लिटिल द्वीप अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में तथा छठा आपको क्या बेनगाराम द्वीप, सातवां के थिनकार द्वीप, आठवां देखिए सुहेली द्वीप, नौवां आपको क्या चियामी मिनिको लक्षद्वीप समूह में। फिर कुछ देशों में पर्यटन आपको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान करता है, जैसे आपको कोस्टारिका, इक्वाडोर, केन्या, मेडागास्कर का नेपाल। देखिए पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास, देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इको टूरिज्म। देखिए पारिस्थितिकी पर्यटन जिम्मेदार पर्यटन तथा सतत विकास से 1980 के दशक से परिचित अवधारणा बन गई है। यह पर्यटन उद्योग का सबसे तीव्र गति से विकास करने वाला उप क्षेत्र सब सेक्टर है। भारत में अधिकांश विदेशी पर्यटक पश्चिमी यूरोपीय देश 30%, दक्षिण एशिया 26%, उत्तरी अमेरिका 20%, दक्षिण पूर्वी एशिया 6%, पूर्वी एशिया 5%, पश्चिम एशिया 4%, अफ्रीका 4%, ऑस्ट्रेलिया 3%, पूर्वी यूरोपीय देश 2% आते हैं। देखिए पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए की गई सामुदायिक पहल, देखिए कम्युनिटी इको टूरिज्म इनिशिएटिव। देखिए जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख, देखिए लद्दाख में कई गाँवों ने ट्रेकर के हम पर्यटकों के लिए स्थानीय घरों में रहने की योजना शुरू की है। देखिए जिसमें हुई आमदनी को ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण संरक्षण पर खर्च किया है। नागालैंड कोहिमा के निकट कनोमा गांव हरित गांव योजना का एक स्तर है, जिसे महाराणा कुंभा समान हित समुद्र स्थापित किया गया है। इस गांव के युवा आगंतुक प्रबंधन में प्रशिक्षित है, जहां पर्यटन का मुख्य आकर्षण पर्यावरण की स्वच्छता की केयर के पेरियार बांध संरक्षित क्षेत्र पेरियार टाइगर रिजर्व में वन विभाग के अधिकारियों ने पारिस्थितिकी विकास योजना का उपयोग कर एक विशेष इको टूरिज्म योजना की शुरुआत की थी, जिसमें स्थानीय आदिवासी, शिकार, चोर पोचर तथा अन्य लोग शामिल थे। कि सिक्किम कंचनजोगा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र के निकट जोगू जो आपको लेप्चा समुदाय जोगू पारिस्थितिकी पर्यटन समिति चला रही है, जिसमें ट्रैकिंग तथा अन्य पर्यटन का प्रबंधन किया जाता है। देखिए गंगटोक के निकट पास्थना गाँव में पर्यटन सिक्किम के परंपरागत ग्रामीण जीवन पर आधारित पर्यटन, इस पर्यटन का संचालन स्थानीय समुदाय द्वारा किया जा रहा है। फिर आपको यहाँ पे इमेज भी आपको दिया गया है। देखिए आपको पश्चिम बंगाल की बात यहाँ पर की गई। देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ पर आपको है। देखिए सुंदरवन के बाली गाँव में स्थानीय लोगों ने बाली के प्राकृतिक वन जीवन संरक्षण समाज की शुरुआत की है। इस समाज के सामुदायिक पर्यटन उत्पादन इस समाज के सामुदायिक पर्यटन उत्पादन मॉडल कैंप में 22 स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। इसका लाभ आपको 50 परिवार तथा 7 अन्य गाँवों को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कि पारिस्थितिकी पर्यटन पर्यावरण तथा स्थानीय समुदायों को लंबे समय तक का लाभ होता है। यद्यपि पर्यटन उद्योग तथा सरकार इसके उत्पादन पक्ष प्रोडक्ट एस्पेक्ट पर अधिक बल तथा इसे प्राकृतिक आधारित अन्य पर्यटन के सामने देखते हैं। देखिए पारिस्थितिकी पर्यटन की परिभाषित करते हैं। देखिए डिफिनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इको टूरिज्म। देखिए समस्याओं को भली भांति समझने के लिए इसकी एक स्पष्ट परिभाषा निरूपित की जानी चाहिए। देखिए की जानी चाहिए कि पारिस्थितिकी पर्यटन वास्तव में क्या और क्या नहीं है। पारिस्थितिकी पर्यटन आमतौर पर जैव विविधता एवं सांस्कृतिक विविधता समेत पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण, जैव विविधता की निरंतरता को प्रोत्साहन, स्थानीय समुदाय की औपचारिक सहमति और भागीदारी के जरिए सामाजिक आर्थिक लाभों को साझा करना, पर्यावरण और सांस्कृतिक जानकारी को बढ़ाना, वहनीयता और कचरे को कम करना है। और देखिए है और इसके पर्यावरण पर स्वयं के प्रभाव को कम से कम करने से अनेक समान मानकों को पूरा करता है। यद्यपि पर्यटन गतिविधियों में जिसका विस्तार परंपरागत पर्यटन से लेकर सही तौर पर पारिस्थितिकी पर्यटन तक है, ऐसे में उसकी हद को लेकर ढेर सारा विवाद रहा है कि किस बिंदु तक जैव विविधता संरक्षण को स्थानीय सामाजिक आर्थिक लाभों और पर्यावरण प्रभाव को पारिस्थितिकी पर्यटन के रूप में स्वीकार किया गया। इस कारण से पर्यावरणविद, सरकारें और विशेष लाभकारी समूह पारिस्थितिकी पर्यटन को भिन्न तरीके से परिभाषित करते रहे हैं। देखिए पर्यावरणविदों ने आपको सामान्यतः पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रकृति पर आधारित दीर्घकाल तक प्रबंध किए जा सकने तथा संरक्षण समर्थित और पर्यावरण की दृष्टि से शिक्षित होने पर जोर दिया। हालांकि पर्यटन उद्योग और सरकार का ज़्यादातर ध्यान उत्पादन के आयाम पर रहता है, लिहाजा
देखिए लिहाजा वह पारिस्थितिकी पैटर्न को अन्य पैटर्न के बराबर मानकर ही व्यवहार करती है। इससे देखिए इससे आगे कठिनाई यह हो जाती है कि पारिस्थितिकी पैटर्न के मुख्य सिद्धांत के अंतर्गत अनेक संदर्भों के इस्तेमाल होने लगते हैं। वहीं अन्य साहित्य और विपणन में काम आते रहते हैं। यद्यपि वे पारिस्थितिकी पैटर्न के आवश्यक पर्याय नहीं है। देखिए पारिस्थितिकी पैटर्न को परिभाषित करने के साथ जुड़ी कठिनाइयों ने पर्यटकों और अकादमियों को एक दुविधा की स्थिति में पैदा कर दी है। देखिए पारिभाषिक दिक्कतें सार्वजनिक विवादों की खास वजह है। टिकाऊ प्रकृति आधारितता पर्यावरण के साथ भी दोस्ताना पारिस्थितिकी पैटर्न की आड़ में पर्यटन योजनाओं के व्यावसायीकरण की तरफ रुझान बढ़ा है। देखिए मैक्लोन के मुताबिक ये योजना को पर्यावरण के लिहाज से विनाशकारी, आर्थिक रूप से शोषणकारी, आखिरकार सांस्कृतिक दृष्टि से असंवेदनशील है। वे नैतिक रूप में चिंताजनक है, क्योंकि वे पर्यटकों को बरगला देते हैं और पर्यावरण के प्रति उनके सरोकार में हेरफेर कर देते हैं। विकास इतने बड़े पैमाने पर हासिल सफलता, ऊर्जा की ज़्यादा खपत और पारिस्थितिक रूप से अवधारणीय योजना पारिस्थितिकी पर्यटन के नाम से जुड़े अकूत मुनाफे का एक वसीयतनामा है। आपको पारिस्थितिकी पर्यटन का स्थानीयता, मनोवैज्ञानिक, देखिए आपको सामाजिक प्रभाव, द नेटिव एंड साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ इको टूरिज्म। देखिए पारिस्थितिकी पर्यटन का कुछ नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित देखिए व्यापारिक, देखिए आप क्या पारिस्थितिकी पर्यटन के व्यापारिक नकारात्मक प्रभाव स्थानीय लोगों पर पड़ा है। इन प्रभाव में लोगों का विस्थापन, मौलिक अधिकारों का हनन, पर्यावरणीय खतरे शामिल है। देखिए पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखिए पारिस्थितिकी पर्यटन अपने संरक्षण के आदर्शों पर पूरा करने में असफल रहा है। इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि यह पर्यटन एक केंद्रित गतिविधि है तथा पर्यावरणीय संरक्षण आर्थिक विकास का एक साधन मात्र है। अब कचरे में प्रदूषण की समस्या देखिए, कचरे में प्रदूषण की समस्या आप देखिए क्या कचरे में प्रदूषण की समस्या आपको यहाँ देखिए क्या पर्यटक क्षेत्रों में उत्तरोत्तर बढ़ते दोहन एवं विकास से जहाँ एक और भले ही देशी या विदेशी मुद्रा की आय बढ़ती है, वहाँ पर्यटकों द्वारा फैलाए गए विविध कचरे से उत्पन्न प्रदूषण का आर्थिक हिसाब तक लगाना मुश्किल है। देखिए अधिकतर सैलानियों की जीवन शैली उनकी आर्थिक संपन्नता का परिचायक होती है। ये अलग बात है कि देखिए यहाँ पर यह अलग बात है कि इन्हें पारिस्थितिकी किताबी शिक्षा होती तो है, लेकिन चूंकि ये पर्यटन स्थलों पर अपेक्षाकृत काफ़ी समय के लिए आते हैं। इनमें तथ्य संबंधी सचेतता तय जागरूकता काफ़ी निम्न स्तरीय होती है। इनके द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थलों तक पहुँचने के प्रति व्यक्ति उच्च स्तरीय पेट्रोल एवं डीजल उपयोग में लाया जाता है। देखिए पर्यटन स्थलों की दुर्गमता इस स्तर के प्रदूषण को और बढ़ाता है। देखिए पौध एवं जीव जगत पर प्रभाव देखिए पर्यटक साधारणतया पर्यटन स्थलों पर वहाँ के पेड़ पौधे, फ्लोरा एवं फौना जगत पर अपनी गतिविधियों से कई कुप्रभाव डालते हैं। यह समस्या को पारिस्थितिकी पर्यटन के साथ भी उदाहरण के इनके द्वारा फैलाया गया ध्वनि प्रदूषण, पक्षियों पशुओं को देखना, चित्र उतारना, नदियों एवं झरनों को प्रदूषित करना इत्यादि। देखिए अप्रयुक्त भूमि पर अतिक्रमण देखिए पर्यटन विकास की प्रक्रिया जुड़ी एक समस्या है। यह क्षेत्र आपको अछूती एवं अप्रयुक्त वर्जिन भूमि पर होने वाला अतिक्रमण इस क्षेत्र से जुड़ी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों कटाई, भूमि का समतलीकरण आदि कार्य किए जाते हैं, जिससे वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बाधित होता है। देखिए यातायात का प्रभाव देखिए पर्यटन के प्रोत्साहन के फलस्वरूप प्रकृति के सर्वथा अछूते एवं नाजुक परिस्थितियों पारिस्थितिक संतुलन वाले क्षेत्रों में मानव के आवागमन में बेतहाशा वृद्धि होती है। देखिए जिसका वहाँ की जैव विविधता एवं पारिस्थितिक तंत्र पर गहरा कुप्रभाव पड़ता है। देखिए स्थानीय लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव देखिए पर्यटन स्थलों पर सृजित पर्यटन क्षेत्र की आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने वाली परिसंपत्तियों पर वहाँ का स्थानीय समुदाय का स्वामित्व नहीं होता। इन परिसंपत्तियों की स्थापना उच्च निवेश वाली है, जिस कारण इन्हें बड़ी देशी एवं विदेशी कंपनियों द्वारा स्थापित किया है। देखिए पर्यटन क्षेत्र से होने वाले लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा इसके पास आ जाता है। देखिए जिनका ये कंपनियां पर्यावरण संरक्षण में न के बराबर निवेशित करती है। स्थानीय समुदाय अगर इस क्षेत्र में कोई निम्न स्तरीय रोजगार प्राप्त भी कर लेता है तो महंगे हो चुके पर्यटन क्षेत्रों में इनकी गुजर बसर मुश्किल से ही हो पाती है।
देखिए यहाँ पर क्या जंगली जानवर, देखिए जंगली जानवरों को व्यापार, देखिए धनी और आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न पर्यटकों के आवागमन से जंगली जानवरों एवं उनके उत्पादों से संबंधित अवैध व्यापार के बाजार का भी विकास हुआ है। इसके द्वारा जंगली जानवरों के शिकार से लेकर उनके खाल, सींग, दांत इत्यादि तक का एक व्यापार स्थापित हो जाता है। स्थानीय संस्कृति और खतरा, देखिए पारिस्थितिक पर्यटन को पारिस्थितिक पर्यटन से संबंध क्षेत्र प्रकृति के अति नाजुक क्षेत्रों में से है। अगर यहाँ पर कोई मानव बसाव है भी, तो अधिकतर अनुसूचित जनजातियों का इन प्राचीन समुदायों की अपनी एक अछूती और शुद्ध संस्कृतियाँ रही है, जिन्हें समाजशास्त्री मानववादी मानवशास्त्री अति बहुमूल्य धरोहर मानते हैं। देखिए इस पर्यटन के प्रोत्साहन से इन क्षेत्रों में विविध एवं अति विरोधाभासी जीवन शैली एवं सोच वाली संस्कृतियाँ का आवागमन बढ़ता है। देखिए इसके फलस्वरूप पर्यटन स्थलों की देशज संस्कृति पर गहरा खतरा उत्पन्न होता है। फिर हम देखें क्या कि पर्यटन फिर हम देखिए क्या कि पर्यटन स्थलों का कुप्रबंधन, देखिए यहाँ पर क्या, जैसे देखिए वैसे सरकारी तंत्र को पर्यटन स्थलों को उचित प्रबंधन का कार्य दिया गया, परंतु सरकारी एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभावी समूह का दबदबा कायम हो जाता है। अधिकतर मामलों में वैसी सरकारी परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती है जिसमें राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि अधिक और पारिस्थितिक संरक्षण कम हो जाता है। देखिए यहाँ पर दीर्घकायता में सुधार, देखिए यहाँ पर क्या दीर्घकायता में आपको सुधार, देखिए पारिस्थितिक पर्यटन में नुकसान को देखते हुए पारिस्थितिक पर्यटन को दीर्घकालिक बनाने के लिए एक नीति बनाई गई। निम्नलिखित कुछ उपाय आपको पारिस्थितिक पर्यटन को टिकाऊ बना सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण कार्यनीति, देखिए यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण संबंधित कार्यनीति को अवश्य पारिस्थितिक पर्यटकों को उनके सरोकारों से हटाए जाने और उनके दायरे का पर्यावरण पर पड़ने और प्रभावों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण की तरफ उनकी जानकारी बढ़ाने, पर्यावरण के प्रति उनको संवेदनशील बनाने और अपने घूमने फिरने का स्थलों की परवाह करने के ज़्यादा पहल करनी चाहिए। दूसरा योग पारिस्थितिक पर्यटक मार्गदर्शक गाइड निश्चित ही टूर गाइड जानकारी देने के स्पष्ट और एवं सीधा माध्यम है। पर पारिस्थितिक पर्यटकों के विकास के साथ और पर्यावरण के बारे में सटीक जानकारी वे पर्यावरण संरक्षण के बारे में तत्परता से संवाद कर सकते हैं। इस संदर्भ को टूर गाइडों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम गाइडों गुणवत्ता में सुधार का एक जरिया हो सकता है। और अंत यह पारिस्थितिक पर्यटन को टिकाऊ बनाएगा। देखिए तीसरा, देखिए छोटे स्तर पर पारिस्थितिक पर्यटन, देखिए लघु पैमाने पर पारिस्थितिक पर्यटन विकसित करने की आवश्यकता है। देखिए स्थानीय लोगों में अपने समुदाय की भलाई का चाव होता है। देखिए लिहाजा वे बहुराष्ट्रीय निगमों कॉरपोरेशन के बनस्पत अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ज़्यादा जवाबदेह होंगे। नियंत्रण का अभाव, पश्चिमीकरण, पर्यावरण प्रतिकूल प्रभाव, संस्कृति और परंपरा में ह्रास, पारिस्थितिकी पर्यटन को बेहतर पैमाने पर स्थापित करने के फायदे ज़्यादा भारी हो गया है। चौथा कि पारिस्थितिकी पर्यटन में स्थानीय लोगों की भागीदारी, पारिस्थितिकी पर्यटन को टिकाऊ बनाने के स्थानीय लोगों की संलग्नता अति आवश्यक है। स्थानिक स्तर पर प्रबंध किए जाने वाले पारिस्थितिक पर्यटन उच्च स्तरीय प्रबंधन की स्थिति समेत अनेक आर्थिक अवसरों का सृजन करती है। इस तरह वह गरीबी और बेरोजगारी से जुड़े पर्यावरणीय मसले में कमी लाता है। देखिए गाइड्स के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थान के योग गाइड्स और सहायक पारिस्थितिकी पर्यटकों को पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता के बारे में आपको जरूरी सूचनाएं तक पहुँचाकर पारिस्थितिक पर्यटन की कई खामियों को दूर कर सकते हैं। अगर उपरोक्त कदम एक साथ उठाए गए तो पारिस्थितिक पर्यावरण की दिक्कतों को अस्थायी रूप से कम किया जा सकता है। अब देखिए संपोषण सुधार, देखिए यहाँ पर पारिस्थितिक पर्यटन, देखिए यहाँ पर पारिस्थितिक पर्यटन से संबंध कमियों को ध्यान में रखकर इसके विकास के एक ऐसी योजना एवं रणनीति की आवश्यकता है जिससे इस प्रकार का संपोषित विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। इस रणनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार, देखिए पर्यटन स्थलों का दोहन इस प्रकार किया जाए कि वहाँ पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाए। पर्यटन क्षेत्र की सभी गतिविधियों में संलग्न घटकों को पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध पर्यटन गाइड से जुड़े पेशेवरों को पारिस्थितिकी शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता है। फिर तीसरा कि पर्यटन स्थलों पर लघु औद्योगिक पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय समुदाय की आर्थिक स्थिति में भी विकास हो सके। इन लघु उद्योगों पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संरक्षण का जिम्मा भी हो।
चौथा देखिए यहाँ पर क्या कि जहाँ तक संभव हो सके इस पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में स्थानीय सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पाँचवां देखिए क्या कि पर्यटक को स्थानीय समुदाय एवं पर्यटन स्थलों से जुड़े अन्य व्यावसायिकों को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के यथोचित प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा इसके संरक्षण की सक्रिय जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। फिर भारत के औद्योगिक घराने देखिए इंडस्ट्रियल हाउसेज ऑफ इंडिया देखिए। देखिए भारत में मूलतः एक कृषक अर्थव्यवस्था रही है। देखो वैसे इसकी अधिकांश आबादी आज भी कृषि क्षेत्र से अपनी आजीविका प्राप्त करती है। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसके उद्योग जगत में तेज विकास हुआ है। 20वीं सदी के मध्य तक भारत में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या जहाँ सैकड़ों में थी वहाँ बढ़कर आज हजारों लाखों में है। देखिए भारत में होने वाले इस तेज औद्योगिक विकास में कुछ पुराने और नए औद्योगिक घरानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। देखिए औद्योगिक आधारभूत संरचनाओं की निहायत कमी वाले इस देश में इन घरानों ने न सिर्फ उद्यमशीलता एंटरप्रेन्योरशिप का परिचय दिया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने मार्ग भी प्रशस्त किया। देखिए इनके योगदान बहुआयामी रहे। पर देखिए अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र बाद यथा उद्योग के विकास का विजय और दूसरा क्या उद्योग को देशज बनाने की सफल कोशिश। तीसरा क्या देखिए अर्थव्यवस्था देखिए आप क्या देखिए अर्थव्यवस्था के व्यवसायीकरण का प्रयास। तो चौथा देखिए क्या उद्यमशीलता के नए आदर्शों एवं प्रतिमानों का स्थापना। पांचवा क्या औद्योगिक कुशलता के विकास को प्रोत्साहन। छठा देखिए क्या नए उद्यमियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य। देखिए भारत को औद्योगिकरण के पथ पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ पुराने और नए भारतीय औद्योगिक घरानों का संक्षिप्त चर्चा निम्न प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक घराने निम्नलिखित है। टाटा देखिए परंपरागत रूप से लोहे एवं इस्पात एवं ऑटोमोबाइल भारी उद्योग क्षेत्र से जुड़ा हुआ औद्योगिक घराना है। लेकिन आने वाले समय में इनका विस्तार अनेक क्षेत्रों में हुआ जैसे आपको औषधीय सीमेंट प्रकाशन ऊर्जा वित्त होटल बीमा सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण वातानुकूलन दूरसंचार मुद्दू पे नमक इत्यादि। कोरस लो एवं इस्पात कंपनी के अधिग्रहण के बाद टाटा ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपने आप को स्थापित कर लिया। देखिए हाल ही में टाटा ने कम लागत वाली कार नैनो $25,000 का उत्पादन योजना में विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनी देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी आज टाटा घराने की बहुत सी परियोजना विदेशों में चल रही है। देखिए बिरला बिरला और भारत टाटा की ही तरह पुराने औद्योगिक घरानों में से एक है। ये औद्योगिक घराना और वस्तु उद्योग कागज पैराफिन सीमेंट एल्यूमिनियम तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। इस पिछले कुछ दशक में इस औद्योगिक घराने का विस्तार नए क्षेत्रों में हुआ है। मध्य के मशीन उपकरण औषधीय दूरसंचार अस्थायी उद्योग की उपयोग की अस्थायी उपयोग की वस्तु इत्यादि। फिर देखिए सिंघानिया देखिए भारत के पुराने औद्योगिक घरानों में से एक सिंघानिया का संबंध वस्तु उद्योग औषधीय टाटा एवं ट्यूब उपभोक्ता वस्तुओं के साथ है। देखिए गोयनका देखिए आप गोयनका देखिए भारत के पुराने औद्योगिक घरानों में से एक है। इनका व्यावसायिक क्षेत्र बिजली उत्पादन तथा वितरण वस्तु उद्योग औषधि मशीन उपकरण मनोरंजन इत्यादि है। देखिए मोदी की बात देखिए औद्योगिक घराना वस्तु उद्योग कार टायर एवं ट्यूब कंप्यूटर औषधि होटल उद्योग इत्यादि जुड़ा हुआ है। देखिए बजाज देखिए विश्व भर में स्कूटर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हुआ घराना। देखिए विश्व भर में स्कूटर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध यह घराना विश्व के सबसे अच्छे स्कूटरों में से एक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखिए हाल के वर्षों में इस औद्योगिक घराने का विस्तार मोटरसाइकिल के क्षेत्र में भी हुआ है। बजाज अन्य क्षेत्र से विद्युत घरेलू उपकरण मनोरंजन इत्यादि से भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में बजाज ने विश्व के समस्त कारों में से एक बनाने की इच्छा प्रकट की टाटा के निर्णय के बाद। श्री राम देखिए यहाँ पर ये औद्योगिक घराना वस्तु उद्योग खाद्य विद्युत घरेलू उपकरण जनरेटर सेट औषधि होटल उद्योग इत्यादि जुड़ा हुआ है। देखिए ओबराय देखिए यहाँ पर देश तथा विदेश में होटल उद्योग के लिए मशहूर या औद्योगिक घराना इस क्षेत्र में सबसे अग्रणी कंपनियों में से एक है। एस्कॉर्ट्स देखिए यह औद्योगिक घराना देश में 3 क्षेत्रों में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। एस्कॉर्ट्स मोटरसाइकिल उत्पादन एक समय सबसे प्रसिद्ध मोटरसाइकिल राजदूत के उत्पादन के लिए हृदय चिकित्सा अस्पताल एवं आयसर ट्रैक्टर के लिए। किर्लोस्कर देखिए यहाँ पर किर्लोस्कर के भारत हल्के मशीन उपकरणों के उत्पादन योगदान के लिए प्रसिद्ध यह औद्योगिक घराना लोकोमोशन के क्षेत्र का विशेषज्ञ है। किर्लोस्कर देश का सबसे बड़ा तथा सबसे समृद्ध डीजल पंप सेट उत्पादन करने के प्रसिद्ध है। किर्लोस्कर द्वारा ही देश का सबसे बड़ा तथा सबसे विश्वसनीय ट्रैक्टर बनाया गया। यह इस तरह कृषि के मशीनीकरण इस औद्योगिक घराने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए किर्लोस्कर कृषि में उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरणों का भी उत्पादन करता है। किर्लोस्कर
किर्लोस्कर ने ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी कदम रखा है। इसने टोयोटा के साथ समझौता किया, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। केटीएम, किर्लोस्कर, टोयोटा मोटर। देखिए फिरोदिया, देखिए ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जनरेटर निर्माण के क्षेत्र में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। देखिए यूबी ग्रुप देखिए, यह एक पुराना एवं सभी प्रसिद्ध औद्योगिक घराना है। परंपरागत रूप से यह घराना आपको परंपरागत रूप से यह घराना और अल्कोहलिक पेय के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। हाल के वर्षों में इस घराने का विस्तार नागरिक उड्डयन, आधारभूत संरचना, होटल उद्योग, रियल एस्टेट के क्षेत्र में हुआ है। साराभाई देखिए, द साराभाई देखिए, इस औद्योगिक घराने का नाम आपको दवाओं के उत्पादन के लिए देश में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में यह विश्व में भी प्रसिद्ध है। देखिए जगतजीत ग्रुप देखिए, द जगतजीत ग्रुप देखिए, यह पुराने औद्योगिक घराने में से एक है तथा इसका संबंध अल्कोहलिक पेय उत्पादन में से है। तो गोदरेज देखिए, द गोदरेज देखिए, अब यह औद्योगिक घराना डिटर्जेंट, प्रसिद्ध अलमारी, फर्नीचर, वातानुकूलित तालों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। देखिए रिलायंस देखिए, ये रिलायंस देखिए, देश में नए उद्यमियों को वर्ग को निरूपित करता है। परंपरागत रूप से यह घराना पैराफिन तथा कृत्रिम धागे के उत्पादन जुड़ा हुआ है। वर्तमान इस घराने का विस्तार पुरानतः औद्योगिक क्षेत्रों में हुआ है, जैसे विद्युत, पेट्रोलियम वस्तु उद्योग, होटल उद्योग, दूरसंचार, औषधि, सॉफ्टवेयर में, बैंकिंग इत्यादि। विप्रो देखिए, विप्रो का समय आपको सॉफ्टवेयर विकास तथा निर्यात से, जिसमें कंप्यूटर पेरिफेरल उत्पादन भी शामिल है। यह बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस का आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में भी एक अग्रणी कंपनी। इसका संबंध सामाजिक कार्यों से भी है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में यह कंपनी विश्व प्रसिद्ध है। इन्फोसिस से सॉफ्टवेयर विकास, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर विकास देखिए यहाँ पे क्या है कि सॉफ्टवेयर विकास इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में संबंध रखने वाली यह कंपनी बीपीओ के क्षेत्र में भी आगे हैं। यह शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। देखिए बायोकॉन देखिए यहाँ पर क्या, यह बायोकॉन एक नई कंपनी है जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रही है। भारत देखिए, यह भारतीय औद्योगिक घराना देश में आर्थिक सुधार प्रक्रिया की एक बायो प्रोडक्ट है। देखिए अपने सुप्रसिद्ध ब्रांड एयरटेल के लिए जाना जाता है। देखिए अब इस घराने के विस्तार कृषि, होटल उद्योग, सॉफ्टवेयर, बीमा, इंटरनेट, खुदरा व्यापार, वाटमार इत्यादि क्षेत्रों में हो रहा है। देखिए रेन बक्सी देखिए, अब यह भारत में दवाओं का एक बहुत प्रसिद्ध औद्योगिक घराना है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त है। यह देश में दवाओं के उद्योग के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। देखिए हमदर्द देखिए, यह औद्योगिक घराना भारत में यूनानी दवाओं की परंपरा को बनाए रखने में कामयाब रहा है। देखिए यह कंपनी आपको ISO 9001 2000 प्रमाणित कंपनी है। विश्व भर में यह शरबत, रूह अफ़ज़ा तथा बच्चों को टॉनिक श्रृंखला के प्रसिद्ध। देखिए आयुर्वेदशाला देखिए, यह आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाले सबसे पुराने औद्योगिक घरानों में से एक है। यह आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित एक अस्पताल भी संचालित करता है। देखिए आर्य वेधशाला डाबर देखिए, यहाँ पर क्या, यह औद्योगिक घराना आयुर्वेद की परंपरा का देश में अग्रदूत रहा है। देखिए पिछले कुछ वर्षों में इस घराने के विस्तार को उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्र में कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स हुआ, जैसे फलों से बने पेय, साबुन, शैम्पू, केस इत्यादि के। वेदना देखिए, अब यह देश में आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली पुरानी कंपनियों में से एक है। आयुर्वेद की परंपरा को कायम रखने वाली प्रसिद्ध औद्योगिक कंपनियाँ हैं। आयुर्वेदिक औद्योगिक घराना है। फिर देखिए जेपी देखिए, आप जेपी देखिए, यह भारत की प्रसिद्ध रियल एस्टेट निर्माण कंपनी जिसने निर्धारित समय में देश के अनेक सड़कतापूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया है। आंसल देखिए, पुरानी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक आंसल देश के मुख्य सौर भवन निर्माण में कार्य कर रहे। अरविंद मिल देखिए, देश के पुराने वस्तु उद्योग में से एक है। अरविंद मिल विश्व में उच्च कोटि के सस्ते सूती वस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र निर्यात करने वाली यह कंपनी विश्व के सभी प्रमुख ब्रांड को जींस के कपड़ों की आपूर्ति करता है। अब देखिए बॉम्बे ड्राइंग देखिए, द बॉम्बे ड्राइंग देखिए, सटिंग तथा सूती कपड़ों की निर्मात्र यह कंपनी विश्व में उच्च किस्म की चादर तौलियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इस कंपनी का बाजार मूल्य यूरोपीय अमेरिकी देशों में आपको है। ACC देखिए यहाँ पर क्या, भारत की सबसे विश्वसनीय तथा सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी मूलतः कई सीमेंट उत्पादकों का एक समूह है, जो अपने उत्पाद एक ब्रांड के तहत बेचता है। देश के निर्माण कार्य में इसकी अब सबसे बड़ी भूमिका रही है। देखिए पायनियर देखिए यहाँ पर बीज उत्पादन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध औद्योगिक घराना। यह भारत में संकर हाइब्रिड बीज पर आधारित कृषि को प्रोत्साहन करता है तथा इसने हरित क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भी कंपनी विभिन्न प्रकार के जीवनाशी, पेस्टिसाइड तथा शाकनाशी, हर्बिसाइड्स का उत्पादन भी करता है। पंतनगर देखिए, बीज उत्पादन में एक प्रसिद्ध नामी इस कंपनी ने देश में हरित क्रांति को प्रोत्साहित किया। यह कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के जीवनाशी, पेस्टिसाइड, शाकनाशी, हर्बिसाइड का भी उत्पादन करता है। देखिए औद्योगिक संकुल देखिए, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स देखिए, यहाँ पर औद्योगिक संकुल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यहाँ देखिए।
औद्योगिक संकुल कुछ विशिष्ट उद्योगों के समुच्चय में बनते हैं, देखिए जिनके मध्य उत्पाद में विपणन तथा अन्य महत्वपूर्ण अंतर संबंध होते हैं। देखिए भौगोलिक स्थानीयता, देखिए भौगोलिक स्थानीयता, आपसी नज़दीकीता, नवीनता, इनोवेशन में इन्हें मजबूती प्रदान करने वाले कारक है। देखिए औद्योगिक संकुल तेज औद्योगिक विकास की क्षमता रखते हैं। औद्योगिक संकुल का उदय वास्तव में पूर्व सोवियत संघ में हुआ था। यह लोकतांत्रिक जगत में पहली बार फ्रांस द्वारा अपनी नियोजन प्रक्रिया अपनाया गया। इसके बाद विश्व के सभी विकासशील देशों द्वारा अपनी नियोजन प्रक्रिया में इसका एक नियोजन के सशक्त उपकरण टूल के रूप में प्रयोग किया गया। और इस प्रकार औद्योगिक संकुल को औद्योगिकरण की प्रक्रिया में एक प्रमुख स्थान एवं लोकप्रियता प्राप्त हुई। देखिए और व्यवहारिक स्तर पर यह फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्रियों फ्रांकाई पेरू की वृद्धि ध्रुव 1955 था, जे आर बुदेविये की वृद्धि के 1966 अवधारणा से संबंधित है। देखिए नियोजन अर्थव्यवस्थाओं द्वारा आपको औद्योगिक संकुल को नियोजन के अभिन्न बनाए जाने के बाद औद्योगिक संकुल विश्लेषण की अवधारणा विकसित हुई है। देखिए WIJAR द्वारा विकसित इस विधि में आपको औद्योगिक संकुल में स्थित उद्योगों की संलग्नता लिंकेज का विश्लेषण किया जाता है, जिसका उद्देश्य पता करना होता है कि किस विकास योजना एवं विकास प्रदेश के किस प्रकार के औद्योगिक संकुलों की स्थापना तो सबसे उचित होगी। इस विश्लेषण में अंतर औद्योगिक संलग्नता के आगम निर्गम विश्लेषण, इनपुट आउटपुट एनालिसिस और सापेक्षिक लागत विश्लेषण, कंपैरेटिव कॉस्ट एनालिसिस को आधार बनाया जाता है। फिर देखिए औद्योगिक संकुलों का स्थानीयकृत उद्योगों आपस में भारी खरीद बिक्री करते हैं यथा एक तैयार माल दूसरों के लिए कच्चा माल होता है। देखिए ऐसा होने का स्थानीयता इन्हें कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। उदाहरण इनके परिवहन व्यय में भारी कमी आती है तथा सबसे बड़ी बात यह है कि वे अपने कच्चे माल की गुणवत्ता, मात्रा आदि को काफ़ी आसानी से विनियमित कर पाते हैं। इस प्रकार औद्योगिक संकुलों में तेज औद्योगिक विकास की क्षमता होती है। इसके इस द्रुत विकास को अर्थशास्त्र की अवधारणाओं छिड़काव प्रभाव, स्पिल ओवर इफेक्ट एवं गुणक प्रभाव, मल्टीप्लायर इफेक्ट के से समझा जा सकता है। देखिए औद्योगिक संकुल इस प्रकार अपने आसपास विकास का संप्रेषण ट्रांसमिशन करते हैं और अंततः इसकी वृद्धि पूरी अर्थव्यवस्था में वृद्धिकारी प्रभाव संप्रेषित करता है। औद्योगिक संकुलों द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में डाले गए वृद्धिकारी प्रभाव को अर्थशास्त्र की एक अन्य अवधारणा रिसाव प्रभाव, ट्रिकल डाउन इफेक्ट के द्वारा विश्लेषित किया जाता है। अब के भारत में औद्योगिक संकुल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया, देखिए यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर देखिए कहा गया। देखिए यहाँ के भारत के प्रमुख मेजर एवं लघु माइनर औद्योगिक प्रदेशों में हम हजारों औद्योगिक संकुल देखते हैं। भारत के लो एवं लेकिन इस्पात संयंत्रों के आसपास हम लो एवं इस्पात के कच्चे मालों पर आधारित औद्योगिक संकुलों को स्पंदित होता देख सकते हैं। इसकी समान आधारित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के आसपास हम भारत के पेट्रो संकुल, होजियरी संकुल इत्यादि को संकेंद्रित कर रख सकते हैं। इन उद्योगों द्वारा देश में स्पंदित एवं गति वृद्धि ध्रुवों एवं वृद्धि केंद्रों की भूमिका निभाई गई। भारत की निर्यातोन्मुख इकाइयों EOUs एवं निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों EPZ तथा हाल के विशेष निर्यात क्षेत्रों ESEZ को हम औद्योगिक संकुल का सबसे अच्छा उदाहरण मान सकते हैं। इसी प्रकार तकनीकी पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क, हार्डवेयर पार्क, जैव तकनीक पार्क इत्यादि सभी इसके उदाहरण हैं। देखिए राज्यों के औद्योगिक क्षेत्र आपको इंडस्ट्रियल एरियाज एवं औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरियाज एवं औद्योगिक इंडस्ट्रियल एस्टेट इसके व्यष्टि स्तरीय माइक्रो लेवल उदाहरण है। भारत में जब तक नियोजन प्रासंगिक रहेगा औद्योगिक संकुल की अवधारणा में प्रासंगिकता बनी रहेगी। औद्योगिक संकुल में भारत के निजी क्षेत्रों का प्रमुख योगदान रहा है। देखिए वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने की क्षमता रखने वाले औद्योगिक संकुल द्वारा भारत में इच्छित एवं अपेक्षित योगदान नहीं किया जा सका, जिसके लिए विशेषज्ञों द्वारा निम्न कारण बताए गए। देखिए पर्याप्त में क्या है कि उन उद्योगों के चयन की समस्या जिनके इर्द गिर्द औद्योगिक संकुलों का स्थापना और विकास हो सके। दूसरा औद्योगिक रुग्णता की समस्या जिसके फलस्वरूप औद्योगिक संकुल में स्थापित उद्योगों की संलग्नता बाधित होती रही है। फिर तीसरा इनके विकास आधारित संरचनाओं की आम कमिता विशेषकर बिजली की कमी का भाई को प्रभाव पड़ा है। देखिए चौथा अपेक्षाकृत निम्न कर सकती है और विकसित बाजार का भी इन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पाया कि इन संकुल को बाह्य क्षेत्र आयात निर्यात आदि का युक्त समर्थन प्राप्त नहीं हो सका है। छठा कि श्रमिकों में आवश्यक कुशलता की कमी तथा उद्यमशीलता की आम कमी भी इन संकुल के विकास में बाधक रहे हैं। देखिए साधन के समय अनुसार इनमें वित्त पोषण की एक आम कमी रही है। आठवां कि सहायक कंडक्टिव श्रम कानून की भारी कमी रही है। नंबर कि इसके अतिरिक्त भारत में वृद्धि केंद्रों के चयन उनकी स्थापना केंद्र राज्य के मध्य इच्छित सहयोग आम आदमी की निम्न औद्योगिक जागरूकता
निम्न राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं राजनीतिक अस्थिरता इत्यादि तथ्यों को भी आपको औद्योगिक संकुलों के विकास को प्रभावित करता रहा है। देखिए, वर्ष 1991 में प्रारंभ हुई आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया द्वारा उपरोक्त कई समस्याओं को समाधान के लिए कई समस्याओं के समाधान के परिणाम लक्षित कदम उठाए गए। देखिए, जिनके उत्साहजनक परिणाम भी दिखे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की संबंधित कमियों जैसे कमी आएगी, वो औद्योगिक संकुल वैसे इच्छित परिणाम देने में सफल होते जाएंगे। मेक इन इंडिया देखिए आपको भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आपको 25 दिसंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देना था। इस योजना के केंद्र के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में भी आरंभ किया गया था। दूतावास में इसके बारे में विशेष प्रोग्राम आयोजित किए गए। देखिए, मेक इंडिया प्रोग्राम निम्न 4 स्तंभों पिलर्स पर आधारित है। यह प्रोग्राम आपको उद्योगों के अतिरिक्त सेवा सेक्टर सर्विस सेक्टर से भी जुड़ा है। मेक इंडिया के 4 स्तंभ निम्न प्रकार है। नई प्रणाली या प्रक्रम न्यू प्रोसेस। देखिए, मेक इंडिया के अंतर्गत कारोबार की सरल पद्धति पर बल दिया गया, जिससे निवेश को बढ़ावा मिले। देखिए, दूसरा देखिए नई मूलभूत संरचना। देखिए, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी था और आधुनिक संचार स्पीड कम्युनिकेशन के विकास पर बल दिया गया। नए सेक्टर का विकास। देखिए, न्यू सेक्टर्स का। देखिए, भारत सरकार ने 25 नए सेक्टरों की पहचान की है, जो औद्योगिक एवं सेवा से संबंधित है। देखिए, इस नए सेक्टरों में निवेश के लिए विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन करना। नई सोच है कि न्यू माइंड सेट। देखिए, आपको औद्योगिक तथा सतत आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार एक सहायक का कार्य करेगी, एक नियंत्रित रेगुलेटर का नहीं। इस प्रोग्राम के द्वारा भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों को भी बहुत सी सुविधाएं प्रदान की है, जिनसे उन्हें भारत में अपना कारोबार करने में आसानी होता है। भारत के आर्थिक विकास के साथ साथ नए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। फिर आपको आगे हम देखिए अध्याय 12 जो आपका हम देखें परिवहन, संचार एवं व्यापार। इसको हम अगले वीडियो के अंतर्गत देख लेंगे।